अवनी इस तरह से रो रही थी, ये बात उसे समझ नहीं आई। नित्यम उसे देखने लगा, उसे अपनी गलती नजर आने लगी। उसने बेमतलब में उससे इतनी सारी बातें कह दी। नित्यम ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी तरफ देखकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अवनी आई एम सॉरी। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, तुम गलत समझ रही हो। उसकी ये बात सुनकर रोती हुई अवनी उसकी तरफ देखने लग गई। उसकी आंखों में आंसू देखकर नित्यम परेशान होने लग गया। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान नजर आ रहे थे और अब भी उसकी आंखों से बहता हुआ आंसू गालों तक लुढ़क गया। अवनी ने उसकी तरफ इसी तरह से खाली नजरों से देखा और नित्यम ने कुछ कहने के लिए अपने होठों को खोला ही था कि वो उसके सीने से लग गई। उसका स्पर्श पाते ही नित्यम पूरी तरह से खामोश ही रह गया। वो नासमझी और हैरानी दोनों भाव लिए अपने सीने से लगी अवनी को देखने लग गया। अवनी उसके सीने से लगी सिसक रही थी, उसका रोना लगातार जारी थी। नित्यम को पहले तो समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह से उसे संभाले, लेकिन कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद उसने उसके पीठ पर हल्के से हाथ फेरा। वो आहिस्ता से अपने हाथ उसकी पीठ पर चलाने लगा। उसके ऐसा करते ही अब अवनी ने बहुत ही धीरे से उसके पीठ पर अपने हाथों को रख दिया। वो अब भी आंसू बहा रही थी, मगर खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे नहीं समझ आ रहा है ये सब क्या कर रही हूँ मैं ऐसी कभी नहीं थी, पर मैं ऐसी ही बनती जा रही हूँ। नित्यम उसकी बातों को सुनकर उसे टूटा हुआ महसूस कर पा रहा था। उसे समझ आ रहा था वो इस वक्त खुद को बहुत ही कमजोर महसूस कर रही थी। उसने उसी तरह से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए अब अपना दूसरा हाथ उसकी पीठ पर रखा और उसे अपनी बाहों में समेटते हुए उसने सवाल किया, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? उसके इतना कहते ही अवनी ने रुआंसी सी आवाज में कहा, मैं ऐसी नहीं थी। मैंने पता नहीं कितना कुछ गलत कर लिया है अपने साथ, अपने अपनों के साथ। तुम नहीं जानते मेरी माँ ने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ देखा है उन्होंने मेरे लिए। जब मैं बहुत छोटी सी थी तभी मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरी माँ को उनके घर पर नहीं रहने दिया गया, उन लोगों ने मुझे और हाँ को नहीं अपनाया। तब वो अपने घर आई, बहुत मेहनत करके वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई ताकि कल को कोई उनकी बेटी को ये ना कहे कि उसने उसकी परवरिश पर खर्चा किया है। माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है, और मैं कुछ नहीं कर पाई। ये कहते हुए अब अवनी की आंखों में आंसू और बढ़ गए। उसका रोना भी बढ़ गया था। उसके आंसू नित्यम के टी-शर्ट को भींगा रहे थे। अपने सीने पर वो उसके आंसुओं को महसूस कर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। वो उसे अपनी बाहों में समेटने की कोशिश कर रहा था। अवनी ने रोते हुए सिसक कर कहा, मैंने भी अपने प्यार के चलते अपनी माँ को बहुत तक लीव दी है। मैं एक बहुत बुरी बेटी हूँ। मैं उनको सिर्फ दुख देती रही। वो रेयान जब भी मेरे सामने आता है मुझे यही सब याद आने लगता है। मैं ने उसकी वजह से अपनी माँ को हर्ट किया। बहुत तकलीफ दी। वो पहली बार मुझ से नाराज हुई थी। उस की वजह से बहुत कुछ खराब हो गया। अवनी को इस तरह रोता, इस तरह से पैनिक करते देखकर नित्यम अब परेशान होने लगा। उसे चुप करवाते हुए उसने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। किसी पर ट्रस्ट करना, किसी से प्यार करना गलत नहीं होता है। वो उसकी ये बात सुनकर उसके सीने से सर हटाकर उसकी तरफ गर्दन उठाए देखने लगी। नित्यम के गर्दन झुकाकर उसकी तरफ देखा। उसने उसकी पीठ पर रखा अपना एक हाथ हटाया और उसके गाल को पोंछते हुए उसकी तरफ देखकर उसने बहुत ही प्यार से कहा, अवनी तुम अगर वीक पड़ोगी तो रेयान को मौका मिलेगा। वो तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रहा है। तुम इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती। अवनी के आंसुओं को पोंछते हुए नित्यम ने उसे अपने सीने से लगाया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अवनी ने भी उसके सीने से सर लगा लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके ऐसा करते ही नित्यम ने एक लंबी सांस भरी और वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लग गया। अवनी भी अब शांत होने लगी। कुछ देर तक वो उसी तरह से उसके सीने से लगी रही। नित्यम भी खामोशी से उसे अपनी बाहों में भरे हुए बैठा था।
उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर उसकी ऐसी हालत देखकर उसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव गए। अवनी और उसके बीच का फासला बहुत कम हो चुका था। दोनों पहली बार इतने करीब थे और एकदम शांत थे। आज ना ही नित्यम ने अपने कदम पीछे किए, ना ही अवनी दूर हटी। उसके सीने से लगकर उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। नित्यम ने उसे यूं ही सीने से लगाए हुए पूछा, रेयान को लेकर कुछ भी मत सोचा करो, मैं साथ हूं तुम्हारे, और मैं ये वादा करता हूं मेरा कभी भी अपनी पत्नी के पास्ट से जुड़ा कोई सवाल उसे परेशान नहीं करेगा। अवनी ने ये सुनते ही उससे दूर होकर उसकी तरफ देखा। उसकी ये बात सुनकर उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, बड़े बड़े वादे करना बहुत आसान होता है, पर वक्त पर साथ कोई नहीं निभाता। मैं तुम पर यकीन कर रही हूं, पर अवनी ने इतना कहा तभी नित्यम ने उसकी बात को काटते हुए कहा, पर कहाँ से आ गया? अगर यकीन हो जाता तो पर का तो कोई सवाल ही नहीं था। अवनी ने इतना सुनते ही इधर उधर देखा। आज जिस तरह से उसने उसे इमोशनल सपोर्ट किया, उसने बाद उस पर यकीन करना बनता था। उसे उस पर यकीन करना चाहिए, पर पता नहीं वो ये क्यों कह गई। उसे अपनी गलती का अफसोस होने लग गया। मिशा गेस्ट रूम में आ गई थी। वो वहां बैठी हुई नित्यम और अवनी के बारे में ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था किस तरह से वो इन दोनों के रिश्ते में फूट डाले, मगर उसे कोई राह नहीं दिख रही थी। वो अपने आप में ही कुछ सोचती हुई बोली, मुझे क्या करना चाहिए? ये रेयान वैसे बहुत काम का है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है वो मेरी मदद करेगा तो कोई बात बनेगी या नहीं। वो अपनी उलझन में गुम थी, तभी उसके कमरे का डोर नॉक हुआ। वो वक्त देखकर अपने आप में ही बोली, इस वक्त कौन होगा? पूर्वी पार्टी में जिस तरह से अपनी शादी की बात पर शांत रह गई, उसके बाद आरव के दिमाग में अब यही बात चल रही थी। वो घर आने के बाद भी इसी बारे में सोच रहा था। अब भी वो उसी के बारे में सोचता हुआ अपने आप में ही बोला, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे मन में। एक तरफ पूर्वी है, उसे मैं जानता तक नहीं, समझता तक नहीं, लेकिन वो मेरी पत्नी है। और दूसरी तरफ वो लड़की है जिससे मैंने सच्चा प्यार किया है, जिसे मैं अपनी जिंदगी में चाहता था। किसकी तरफ बढ़ना सही होगा, वो ये सोचकर बुरी तरह से उलझ गया था। तभी उसे कमरे में आती पूर्वी नजर आई, जो आकर बेड पर बिस्तर ठीक करने में लगी हुई थी। वो अपने काम में लगी हुई थी, तभी साइड टेबल पर रखा आरव का फोन बजने लगा। उसने फोन की तरफ नजर डाली और इतना देखते ही आरव उठकर तेजी से इस तरह आ गया। उसने तेजी से आकर अपना फोन उठा लिया और उसका इस तरह हड़बड़ा जाना पूर्वी को अजीब सी हालत में डाल गया। उसे समझ नहीं आया आरव ने इस तरह से क्यों रिएक्ट किया, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तभी उसे कमरे में आती पूर्वी नजर आई, जो आकर बेड पर बिस्तर ठीक करने में लगी हुई थी। वो अपने काम में लगी हुई थी, तभी साइड टेबल पर रखा आरव का फोन बजने लगा। उसने फोन की तरफ नजर डाली और इतना देखते ही आरव उठकर तेजी से इस तरह आ गया। उसने तेजी से आकर अपना फोन उठा लिया और उसका इस तरह हड़बड़ा जाना पूर्वी को अजीब सी हालत में डाल गया। उसे समझ नहीं आया आरव ने इस तरह से क्यों रिएक्ट किया, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। पूर्वी तुरंत पीछे हट गई। उसे वैसे भी आरव को देखते ही डर लगने लगता था। आरव के इस तरह से रिएक्ट करने का मतलब वो समझ नहीं पाई थी। उसने उसकी तरफ देखा और पीछे हट गई। आरव ने अपना फोन देखा, वो नंबर देखते ही उसने हड़बड़ाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पूर्वी पीछे होते हुए धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं बस अपना काम कर रही थी। आरव ने एक नज़र पूर्वी को देखा और बिना किसी भाव के उसने कहा, सो जाओ तुम। उसके इस तरह से कहने पर उसने नजरें झुकाए ही अपनी गर्दन हमें हिला दी। आरव वापस सोफे पर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गलत काम किया हो। वो अपने आप में बहुत ही उलझा हुआ लग रहा था। पूर्वी बिस्तर के दाईं तरह सिमट बैठ गई। आरव अब भी जाग रहा था। उसके दिमाग में पुरानी बातें आने लगी। वो अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। अपने काम में लगे आरव के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो सीरियस होकर अपना काम कर रहा था, तभी टेबल पर रखा अपना फोन बजने लगा। आरव रिंगटोन सुनकर डिस्टर्ब हुआ। उसने अब अपने फोन की तरफ देखा। अपना फोन देखते ही वो अननोन नंबर देखकर एक पल तक वो सोचता रहा, फिर अचानक ही कुछ याद आया और उसने अपने आप में ही कहा,
पिया का नंबर है ये शायद। उसका नाम सोचते ही उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे भाव साफ नजर आ रहे थे। उसने चिढ़ते हुए एक गहरी सांस ली और कॉल कट कर दी। उसने जैसे ही कॉल कट की उसके कुछ ही देर बाद दोबारा उसका फोन बजने लगा। आरव में चिढ़ते हुए एक बार फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन जैसे उसने इस बार भी कॉल डिस्कनेक्ट की उसके कुछ ही मिनट बाद फिर उसका फोन बजने लगा। उसने गुस्से से चिढ़ते हुए फोन उठाया और कॉल रिसीव करते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? जब नहीं कॉल रिसीव कर रहा तो बार बार क्यों फोन कर रही हो? तभी दूसरी तरफ से पिया की रोने की आवाज आई। वो रोते हुए बोली, आरव प्लीज आ जाओ, मेरी मदद कर दो। मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, कोई नहीं है मेरा यहाँ तुम्हारे अलावा। तुम अगर नहीं आओगे तो कौन मेरी हेल्प करेगा? तुम ही बताओ ना, मैं किसके पास जाऊं? कोई नहीं है यार जिसके पास मैं जा सकती हूँ, जो मेरी हेल्प करेगा। आरव का गुस्सा एक बार फिर बढ़ गया था, लेकिन उसको रोता हुआ सुनकर कहीं ना कहीं उसे बुरा लग रहा था और उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने भी लगा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, कहाँ हो तुम? ब्लू स्टार होटल, प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। उसने रोते हुए ही कहा तो आरव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने अपना फोन रखा और फोन रखते ही वो उठकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद आरव एक होटल के कमरे के सामने था। उसने एक लंबा सांस लेकर खुद को समझाया और दरवाजा खटखटाया कि दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला उसने देखा सामने पिया थी। गोरा रंग, गोल चेहरा, गहरी काली आंखें, भरे भरे होंठ जिस पर हल्की लिपस्टिक थी। उसने मस्टर्ड कलर का ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आरव उसे देखता रहा। आज लंबे समय बाद वो उसकी आंखों के सामने थी और उसको देखते ही पिया खुशी से उसके गले लग गई। आरव ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की जहन में अचानक पूर्वी का ख्याल आया और उसने झट से पिया को खुद से दूर किया। आरव के इस तरह दूर करने पर पिया उसकी तरफ देखने लगी। पिया ने उसकी तरफ देखकर रुआंसी आवाज में कहा, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? उसके इस तरह से बात करने पर आरव ने गुस्से से कहा, ये बकवास तुम तो मत करो। तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तुमसे मिलने तक का मन नहीं कर रहा था मेरा। पिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे में आ गई। उसकी आंखों में नमी देखकर आरव का दिल पिघलने लगा और वो उदास होकर बोली, मुझे भाग जाना पड़ा क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। आरव, यहाँ कोई नहीं है जो मेरी हेल्प करेगा, प्लीज मैं यहाँ नहीं रह सकती, इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास और डैड मुझे घर में नहीं जाने देंगे, प्लीज हेल्प करो मेरी। आरव जो अब तक उससे बहुत नाराज था, गुस्सा था, वो उसको इस तरह रोते बिलखते देखकर कहीं ना कहीं खुद को उससे नफरत नहीं करवा पाया। उसने कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद कहा, अच्छा ठीक है मैं करता हूँ कुछ। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। उससे कुछ बात करके वो फोन रखता हुआ बोला, बैग लो अपना सामान लेकर अब पिया आरव ने साथ निकल गई। आरव ने उसे अपने एक फ्लैट में छोड़ा। 2 कमरों का ये फ्लैट रहने लायक बहुत अच्छा था। पिया को वहां छोड़कर उसने कहा, अब इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सेप्ट मत करना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। आप आज काम करेंगे? पूर्वी जो बहुत देर से उसे देख रही थी उसने अब सवाल कर डाला। उसका सवाल सुनते ही आरव अपने ख्यालों से बाहर निकल गया। उसने उसकी तरफ देखा और जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा फौरन पूर्वी ने अपनी नजरों को झुका लिया। आरव ने एक नजर उसे देखा और बोला, सो जाओ तुम। इतना कहकर उसने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया, मगर जहन में एक सवाल था, आखिर पिया क्यों कॉल कर रही थी? वो खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहा था और ये उलझन अपने लिए उसने खुद ने बनाई थी। नित्यम अवनी को संभालने की कोशिश कर रहा था। आज उसने उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। अपनी माँ को लेकर परेशान होना हो या रेयान से डर हो या जो भी उसने झेला वो सब उसने उससे बयां कर दिया था। ये सब सुनकर उसे रोता देखकर नित्यम ने ये नहीं सोचा वो कैसे उसे संभालेगा, जैसे उससे हुआ उसने उसे संभाला। अवनी को आहिस्ता से खुद से दूर कर उसने बहुत ही प्यार से कहा, तुम्हारी माँ समझती है, हो गया जो होना था, अब किसी को खुद पर किस तरह से असर करने देना है ये तुम पर है अवनी, इसलिए उसे इतना मत मौका दो कि वो तुम्हें हर्ट कर सके। अवनी ने इतना सुनते ही उसके तरफ देखा। नित्यम ने उसके गाल पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोला, हाँ
उसे मत मौका दो। जब उस दिन उसके सामने खड़ी थी तब जैसी थी वैसी रहो। अवनी उसकी तरफ देख रही थी। नित्यम ने मुस्कुराते हुए उसी तरह उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी लगे मुश्किल हो रहा है तुम मुझे अपने साथ पाओगी तो बस खुद को संभालो। अवनी ने एक लंबा सांस लिया। उसने संभालने में बहुत मदद की थी, ये बात पूरी तरह से सही थी। उसने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, सच में साथ रहोगे ना हरदम? नित्यम उसके साथ पर मुस्कुराया और उसने उसकी आंखों में झांकते हुए प्यार से जवाब दिया, बिल्कुल रहूंगा, जैसे चाहोगी, जब चाहोगी तब रहूंगा, डोंट वरी। उसकी बात सुनते ही उसे राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों कर रहे हो इतना सब? इतना सुनते ही नित्यम ब्लैंक सा रह गया, नजरें उसी पर थमी हुई सी रह गई और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। नित्यम ने कुछ पल तक उसे देखते रहा। उसने बाद वो अवनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए नरमी से बोला, क्योंकि मैं। अवनी ने एक लंबा सांस लिया। उसने उसे संभालने में बहुत मदद की थी, ये बात पूरी तरह से सही थी। उसने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, सच में साथ रहोगे ना हरदम? नित्यम उसके साथ पर मुस्कुराया और उसने उसकी आंखों में झांकते हुए प्यार से जवाब दिया, बिल्कुल रहूंगा, जैसे चाहोगी, जब चाहोगी तब रहूंगा, डोंट वरी। उसकी बात सुनते ही उसे राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों कर रहे हो इतना सब? इतना सुनते ही नित्यम ब्लैंक सा रह गया, नजरें उसी पर थमी हुई सी रह गई और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। नित्यम ने कुछ पल तक उसे देखते रहा। उसने बाद वो अवनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए नरमी से बोला, क्योंकि मैं। बोलते बोलते वो रुक गया और अवनी गौर से उसे देखने लगी। वो समझना चाहती थी, सुनना चाहती थी वो क्या कहने वाला था। अवनी ने उसकी तरफ देखकर कांपते हुए होठों से कहा, क्योंकि डॉट। नित्यम की नज़र उस पर अटक गई। उसके गालों पर रखा अपना हाथ कुछ पीछे कर उसने मजबूती से उसके चेहरे को थाम लिया। वो उसी तरह उसके चेहरे को थामे उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरी बीवी हो, अपनी वाइफ को सपोर्ट करना मेरा फर्ज है। अवनी ने जैसे ही ये सुना उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू, मैं सच में बहुत लक्की हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। उसकी बात सुनकर नित्यम भी फीका सा मुस्कुरा दिया। अवनी ने गहरी सांसें ली। उसे अब अजीब सा लगने लगा कि वो इस तरह से नित्यम के सामने क्यों कमजोर पड़ गई, वो भी इस तरह से। ये सोच सोचकर उसे अब बुरा लग रहा था। वो ऐसी कभी नहीं थी। उसके मन में जो होता था वो उसके मन में ही होता था। वो अपने मन की बात इतने आसानी से किसी से भी शेयर नहीं करती थी। उसने नित्यम की तरफ देखा। उसने आहिस्ता से उसको छोड़ा और उसे छोड़ते ही उसने कहा, तुम सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। कल हम कानपुर भी जाएंगे। इतना सुनते ही अवनी को कुछ याद आया। उसने एकदम ही अब कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे मेल आया था, स्टूडेंट्स के एग्जाम आएंगे तो मुझे कॉलेज जाना होगा। हम बाद में कानपुर जाएंगे, माँ से बात कर ली है मैंने। ओके डॉट। नित्यम ने उसे लेटाया, साथ ही वो हल्के से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। वो हल्के से उसके बालों को सहला रहा था। अवनी ने अब अपनी आंखें बंद कर ली। नित्यम उसी तरह उसके बालों पर हाथ फेरता रहा। अवनी कुछ भी देर बाद सो गई। नित्यम उसे देखते हुए सोचने लगा, आज वो इस तरह से कमजोर पड़ गई थी, वो इस तरह से टूट रही थी, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रेयान था। उसे रेयान पर गुस्सा भी आने लगा। उसके बारे में सोचते हुए उसने अपने आप में ही कहा, तुझे भी मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत मुश्किल कर दी है तूने मेरी बीवी की जिंदगी। उसे जब महसूस हुआ वो सो गई है, तब उसने आहिस्ता से अपना हाथ पीछे किया और वो अपनी जगह पर आकर लेट गया। अवनी का रोना उसे अब भी बुरी तरह से परेशान कर रहा था। उसने अवनी की तरफ देखा, वो सुकून से सोती हुई नजर आई। तब उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह अवनी अपने तय वक्त पर उठी। उसने आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसकी नजर सामने सो रहे नित्यम पर पड़ी। नित्यम इस वक्त सुकून से सो रहा था। उसको देखते ही अवनी को रात की बातें याद आने लगी। पिछली रात वो बुरी तरह से परेशान हो गई थी, तभी इस तरह से संभव नहीं पाई थी, लेकिन नित्यम ने उसे इस तरह से संभाल लिया। उसने बहुत ही अच्छे से उसे संभाल लिया था और उसका बहुत ध्यान भी रखा, अच्छे से उसे समझाया भी। नित्यम को देखते हुए अवनी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई। उसने आहिस्ता से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसके माथे पर आ रहे बालों को माथे से हटाते हुए अपने आप में बोली,
तुम सच में एक बहुत अच्छे पार्टनर हो। गॉड के प्लान हमेशा हमारे प्लान से बहुत बेटर होते हैं। थैंक यू गॉड मेरी लाइफ में इतना अच्छा लाइफ पार्टनर भेजने के लिए। उसने एक लंबा सांस लिया। वो उठकर अब अपने कपड़े निकालने लगी। आज उसे कॉलेज भी जाना था। अपने कपड़े लेकर वो सीधा बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद अवनी नहाकर बाहर आई। उसका फ्रेश चेहरा खिला खिला लग रहा था। इस वक्त उसने डार्क ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था जिसके साथ गोल्डन प्लाजो पेयर किया था और दुपट्टा एक तरफ करते हुए वो सीधा कमरे में आ रही थी। नित्यम जो कि अभी अभी जागा ही था, उसकी नज़र जब अवनी पर पड़ी वो कुछ पल को उसे ही देखता रह गया। सुबह सुबह वो बहुत खिली खिली लग रही थी। उसने आईने के सामने आकर अपने बालों को सुलझाया। नित्यम अब भी उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वो पूरी तरह से उसे देखने में खो गया था। अवनी तैयार हो रही थी। अपने होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर उसने कानों में इयररिंग्स डाली। अब वो अपने मांग में सिंदूर लगाने लगी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर जैसे जैसे वो श्रृंगार करती जा रही थी उसका रूप निखर कर आ रहा था। नित्यम टकट की लगाए उसे ही देखे जा रहा था। अवनी अब तैयार होकर जैसे ही पीछे पलटी, नित्यम ने एकदम ही हड़बड़ाकर अपनी नजरें उससे हटाई। वो उसे देखती हुई उसकी तरफ आ गई। अवनी बेड पर उसके पास आकर बैठ गई। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच। कल रात पता नहीं क्या हो गया था, समझ नहीं आ रहा था किस तरह से खुद को कंट्रोल करूं, पर तुमने संभाल लिया। थैंक यू सो मच उसके लिए भी, और थैंक यू इतना अच्छा लाइफ पार्टनर बनने के लिए। नित्यम ने इतना सुनते ही उसकी तरफ देखा। उसकी ये बात सुनकर उसे भी बहुत अच्छा लगा। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? उसकी ये बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए उसने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, बिल्कुल। सोच लो अवनी कश्यप। नित्यम ने उसकी आंखों में झांकते हुए ही गहराई से कहा, और उसकी ये बात सुनकर अवनी ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोच लिया है मिस्टर नित्यम शेखावत। अब दोनों के लबों पर ही एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। दोनों की नजरें एक दूसरे की आंखों में थी। अवनी ने एक गहरा सांस लिया और एक बार फिर उसने कहा, पता है, एक लड़के के लिए एक लड़की की जिंदगी में उसका यकीन हासिल कर लेना, उसकी जिंदगी में एक अहम जगह बना लेना बहुत मुश्किल होता है, और सब वो नहीं कर पाते। तुमने वो यकीन हासिल कर मेरी जिंदगी में बहुत अहम जगह बना ली है। नित्यम ने जब ये सुना उसकी शांत धड़कनों का शोर कुछ बढ़ गया और सांसें भी कुछ तेज हो गई। उसकी आंखों में झांकते हुए उसने गहरे स्वर में कहा, यकीन की शुरुआत कर जगह दे दी है, पर इतना समझ नहीं आया इतनी आसानी से कैसे? तुम्हें तो यकीन नहीं होता था ना किसी पर? उसकी ये बात सुनकर अवनी को एक बार फिर कल रात की बात याद आने लगी। उसने उसकी तरफ देखते हुए ही कहा, एक लम्हे में किसी पर से अगर विश्वास खत्म हो सकता है तो किसी पर यकीन हो भी सकता है। मुझे लगता था सब एक जैसे मौका परस्त होते हैं, पर तुम वैसे नहीं हो। तुमने बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे मेरा बहुत साथ दिया है, उसके लिए बहुत एहसानमंद हूं मैं तुम्हारी। नित्यम ने उसकी तरफ देखा और उसके होंठों के कुछ दूर अपना हाथ रखते हुए उसने कहा, श्श, आइंदा मत कहना ऐसे। मैंने कुछ भी एहसान जैसा नहीं किया। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अलग होता है, बहुत करीब। मैं कुछ भी तुम्हारे लिए एहसानों के लिए नहीं कर रहा। अपनी पत्नी का साथ देना मेरा फर्ज है, जो मैं जीवन भर निभाता रहूंगा। नित्यम की ये बातें सुनकर अवनी की सांसें तेज हो गई और उसकी धड़कनों का शोर बढ़ने लगा। उसकी नजरें नित्यम पर ही अटकी हुई थी। खिड़की खुली थी जहां से मिशा ये सब देख रही थी। उन दोनों का इस तरह इतने करीब होकर बैठना, इस तरह से बातें करना, इस तरह से एक दूसरे की आंखों में झांकना, ये सब देखकर वो जल भुन रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा इस वक्त साफ दिख रहा था। वो अपने आप में ही बोली, अभी इनका सारा रोमांस खत्म करती हूँ। इतना कहते ही उसने अपने कदम कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ाया और कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। अंदर अवनी और नित्यम जो एक दूसरे से बातों में खोए हुए थे वो एकदम ही हड़बड़ा गए। अवनी फट से दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अवनी ने आकर जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा सामने मिशा खड़ी थी। मिशा को देखते ही अब तक जो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी वो सिमट गई। उसने उसकी तरफ देखा। नित्यम बेड पर ही बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने मिशा को देखा उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए।
वो उठकर अवनी के पास आया। अवनी ने मिशा की तरफ देखा, तभी वो मुस्कुराते हुए बोली, तुमको रोहिणी आंटी जी ढूंढ रही थी। नित्यम ने ये सुनकर अवनी के कुछ कहने से पहले ही कहा, मॉम का कहना हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। उसने इतना कहते ही अवनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसा करते ही मिशा की आंखों में हैरानी आई। वो कुछ और कहती या समझती उससे पहले ही नित्यम ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके ऐसा करते ही मिशा की आंखों में ढेर सारा गुस्सा भर आया। वो गुस्से से तमतमाते हुए वहां से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। अपने कमरे में आते ही उसने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया और दांत पीसते हुए अपने आप में ही बोली, तुम उसके साथ इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ सकते हो नित्यम। उसे ये सब देखकर अभी कितना गुस्सा आ रहा था, वो गुस्सा उसके चेहरे पर ही साफ दिख रहा था। अवनी हैरानी से नित्यम की तरफ देख रही थी। उसने अब भी उसका हाथ थाम रखा था और उसने इस तरह से मिशा के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ये बात भी अवनी को बहुत अजीब लगी। उसने उसकी तरफ देखा और बोली, इस तरह से दरवाजा क्यों बंद कर दिया तुमने, वो क्या सोच रही होगी। उसे देखते हुए नित्यम मुस्कुराया और उसने उसकी तरफ देखते हुए प्यार से कहा, क्यों, अब इससे तुम्हें क्या परेशानी है। अवनी ने उसकी तरफ देखते हुए ही जवाब दिया, मिस्टर नित्यम शेखावत, अगर उसने माँ को बता दिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। एक बार फिर उसकी बात पर उसने उसका नाम लिया। ये सुनकर नित्यम के लबों पर आई वो हल्की सी मुस्कान बढ़ गई। उसने मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, तुम्हें लगता है मॉम तुम्हें ढूंढ रही होंगी। अवनी, इतनी भोली मत बनो कर, वक्त कोई सही नहीं हो सकता समझी। उसने जैसे ही इतना सुना वो तुरंत बोल पड़ी, मतलब वो झूठ कह रही थी। नित्यम ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल वो झूठ कह रही थी। तुम्हें कैसे पता चला। अवनी ने एक बार फिर सवाल किया, जबकि नित्यम उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बड़े ही आराम से जवाब दिया, क्योंकि वो आजकल कुछ ऐसी ही हो गई है, वो नहीं चाहती हम साथ रहे। नित्यम ने इतना कहा ही था कि अवनी बहुत ही मासूमियत से बोल पड़ी, पता है तुमको, चाची जी मुझे कुछ ऐसा ही बता रही थी, मिशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। उन्होंने कहा हो सकता है कल को तुमको भी फर्क पड़ने लगे। उनकी ये बात ना मेरे दिमाग में घूमती रहती है। हालांकि मैंने उनको कह दिया था कि तुम ऐसे नहीं हो, बहुत अच्छे हो तुम, पर पता नहीं क्यों फिर भी उनकी ये बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। जब भी भाभी की उस बहन को देखती हूँ मुझे चाची जी की कही वही बात याद आने लगती है। उसने एक झटके में सब कहा और सब कहती चली गई। वो इतनी मासूमियत से सब बताती चली गई कि नित्यम एकटक उसे देखता हुआ सब सुनता चला गया। वो ये सब सुनते ही लगातार उसे देखता रहा और कब उसके चेहरे पर आई ये स्माइल बढ़ती चली गई उसे खुद को भी पता ही नहीं चला। उसने अवनी की बात पूरी होने के बाद अब कहा, किस लिए चिंता हो रही है तुम्हें, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है। इतना सुनते ही एक बार फिर उसने तुरंत ही जवाब दिया, अरे तुम समझते नहीं हो क्या। मुझे तुम पर तो यकीन है, पर चाची जी ने कहा मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। वैसे ये बात मुझे तुम्हें कहनी नहीं चाहिए थी। आई नो तुम्हें पक्का बुरा लगेगा, पर ये बात सही है। आदमियों को अगर अटेंशन मिलेगी तो वो तो जाएंगे ना दूसरी ओर, और उनका कुछ नहीं जाता, वो तो चले जाएंगे। जिंदगी औरत की ही मुश्किल होती है। आज पहली बार नित्यम को महसूस हुआ इस बड़ी सी अवनी के पीछे एक बहुत ही प्यारी चुलबुली सी लड़की भी छिपी थी। उसकी बातें सुनते हुए वो लगातार उसे ही देखता जा रहा था। अब जब उसने पूरी बात सुनी वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। उसने मुस्कुराते हुए अवनी की नाक छुई। उसके ऐसा करते ही उसने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाकी के आदमियों का कोई भरोसा नहीं होता होगा, अपने वाले पर यकीन करना सीख लो मिसेज अवनी नित्यम शेखावत, क्योंकि ये नित्यम शेखावत अपनी वाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा वफादार हैं। उसके इतना कहते ही अवनी की नज़र उस पर थम गई। वो बिना पलके झपकाए बहुत ही मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी और उसको इस तरफ खुद को देखता पाकर नित्यम ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ऐसे मत देखो, आदत हो जाएगी। अवनी ने जैसे ही इतना सुना वो हड़बड़ाकर इधर से उधर देखने लगी और उसकी ये हरकत देखकर नित्यम हल्का सा हंस दिया। उसने हंसते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, हो जाने दो, हमेशा आंखों के सामने रहूंगा। इतना सुनते ही अवनी ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और बोली, कुछ भी काम धाम नहीं है क्या तुम्हारे पास। अवनी ने सर हिलाया और नित्यम ने उसकी तरफ देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वो कबर्ड से कपड़े निकालते हुए बोला, नीचे मत जाना, आता हूँ, साथ चलेंगे।
वो इतना कहकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जा घुसा। उसके जाते ही अवनी ने कंधे उचकाए। उसने अपने आप में ही कहा, ये भी ना। सहसा ही उसे मिशा के आते ही नित्यम का इस तरह से आकर उसे अपनी तरफ खींचना और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देना याद आया। ये याद आते ही वो हंस पड़ी। इस वक्त हंसते हुए अवनी बहुत ही प्यारी लग रही थी। अपनी हंसी रोकते हुए अपने में ही उसने कहा, पता नहीं क्या करता है, बेचारी को बहुत बुरा लग रहा होगा। मिशा का गुस्सा वाकई कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो इस वक्त अपने कमरे में थी, तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। उसने खुद को शांत किया और आकर दरवाज़ा खोला। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसकी बहन दीप्ति खड़ी थी। दीप्ति को देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, दी बोलो, क्या हुआ? उसकी बात सुनकर एक नज़र उसे देखते हुए दीप्ति अंदर आ गई। उसने अंदर कदम रखा और उसके सामने आकर खड़े होते हुए वो उसे समझाते हुए बोली, मिशा, यहाँ मैंने तुझे रोक लिया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तू भूल जाए नित्यम शादीशुदा है। अवनी और उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल मत लाना। वो दोनों एक साथ है और बहुत ही खुश हैं। उनकी खुशनुमा जिंदगी में आग मत लगाना, वरना मैं इस घर में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अपनी बहन की बातें सुनकर उसे गुस्सा आने लगा। वो उसकी तरफ देख रही थी, मगर उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसे उसकी बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, दी, मैं समझ गई आपकी बातें, और आपको मम्मा दे बता ही दिया होगा ना कि मैं यहाँ आपकी वजह से हूँ, ताकि मैं आपकी केयर कर सकूं। दीप्ति ने जब उसकी ये बात सुनी उसे राहत मिली थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी बहन के गाल पर हाथ रखते हुए उसने बहुत ही प्यार से कहा, थैंक यू सो मच, मैं खुश हूं, तू समझ गई। मिशा, एक बार जो हुआ उसकी वजह से अपने मायके को भूल जाने में मुझे बहुत तकलीफ हुई है। इस बार मुझे वो नहीं चाहिए थी। इस घर में सब मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे भी सबके बारे में सोचते रहना चाहिए, यही मुझे लगता है, तो इस बात का ख्याल रखना। अपनी बहन की बातें सुनकर वो फीका सा मुस्कुरा दी और उसने मन ही मन में कहा, मैं इतनी आसानी से नित्यम को नहीं भूल सकती दी। उसे छोड़ना मेरी गलती ही, जिसका एहसास मुझे हो गया है, और अब मैं उसे किसी भी तरह से अपना बनाकर ही रखूंगी। मीनल जी अपने कमरे में थी, तैयार होकर वो बाहर निकलने लगी। इतने में उनकी नज़र राकेश जी पर पड़ी, जो किसी से फोन पर बात करते हुए मुस्कुरा रहे थे। ये देखते ही एक अजीब से डर के तहत उनका दिल धड़क उठा। उन्होंने कुछ पास कदम बढ़ाए। जैसे ही वो पास आई उनकी आवाज़ कानों में पड़ी, नहीं नहीं मुकेश, मैं इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ने वाला। इस बात के लिए तो मुझे एक बड़ी पार्टी चाहिए। मीनल जी ने जब इतना सुना उन्होंने एक राहत भरी गहरी सांस ली। ये सुनकर उनके दिल को जैसे सुकून सा मिल गया था। वो पीछे हटते हुए राहत की सांस लेकर अपने आप में ही बोली, भगवान का शुक्र है मुकेश भाई साहब है, मुझे तो लगा वही औरत। इतना कहते ही वो शांत हो गई और कुछ गहरी सांसें भरने लगी। वो खुद को शांत करते हुए अपनी आंखों में आई नमी पोंछने लगी। इतने में राकेश जी की नज़र उन पर पड़ी। उनको देखते ही उन्होंने चिढ़कर कहा, सर पर खड़ी रहोगी या चाय लेकर भी आओगी? उनकी आवाज़ सुनते ही मीनल जी हड़बड़ा गई। उन्होंने अपने आप को सामान्य करते हुए झट से कहा, जी लेकर आए। इतना कहते हुए वो वहां से चली गई। उनके जाते ही राकेश जी ने अपना फोन रख दिया और वो अपने आप में ही बोल पड़े, पता नहीं इसे क्या हो जाता है रह रहकर। लेकिन इतना कहते ही उनको कुछ याद आया और वो पूरी तरह से खामोश हो गए। रेयान इस वक्त अपने कमरे में था। वो उठा ही था कि उसकी माँ मिताली जी उसके पास आ गई। उसके पास बैठते हुए उन्होंने प्यार से कहा, रेयान बेटा, हम लोग घर जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल रहा है। उठकर फ्रेश हो जा, तेरे डैड और मैं तेरा नीचे वेट कर रहे हैं। उसने जैसे ही इतना सुना वो परेशान हो गया और उनके तुरंत अपनी माँ की बात काटते हुए कहा, नहीं मॉम प्लीज, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। मिताली जी समझ रही थी वो इस वक्त क्यों यहाँ रुकना चाह रहा था, पर वो नहीं चाहती थी उनका बेटा यहाँ रुके, इसलिए वो जरा सा सख्त होकर बोली, मैं कुछ नहीं जानती, तू मेरे साथ चल रहा है, यहाँ रुककर क्या करेगा? तू हमारे साथ चल रहा है और ये बात फाइनल है। इतना कहते हुए उसकी माँ वहां से चली गई और रेयान ने जब ये सुना वो परेशान हो गया। वो सोचने लगा अब किस तरह से वो क्या करे कि उसे यहाँ से ना जाना पड़े। कुछ सोचते ही उसके लबों पर एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई। नीचे सब ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा हो रखे थे। मिताली जी और उनके पति सुरेश जी अपने बेटे रेयान को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे।
ये बात जब उन्होंने वहां सबके सामने कही तो अवनी को एक राहत सी पहुंची, मगर मिशा बेचैन हो गई। ये सुनते ही उसने मन ही मन में कहा, अगर ये लोग उसे लेकर चले जाएंगे तो क्या होगा? उसने मुझसे प्रॉमिस किया था वो मेरी हेल्प करेगा। अवनी ये सुनकर खुद में ही सोचती हुई बोली, अच्छी बात है, वो यहाँ से चला जाएगा, वरना तो बेमतलब में बहुत ही परेशानी हो जाती। उसके इतना कहते ही उसने देखा रेयान नीचे आ रहा था। रोहिणी जी ने उसे अपने पास आने का इशारा किया तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मामी जी, बट आई मस्ट से आप मुझे मॉम से भी ज्यादा प्यार करती हो। उसकी ये बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। रोहिणी जी ने प्यार से उसका गाल छूकर कहा, अब तो जा रहा है तू? मिताली जी ने बेटे की तरफ देखा। वहीं रोहिणी जी की इतनी बात सुनते ही रेयान ने बहुत ही आराम से कहा, किसने कहा? उसकी बात सुनते ही सुरेश जी और मिताली जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बाकी सबके फेस पर भी एक कंफ्यूजन दिखने लगी। मिताली जी नहीं चाहती थी वो यहाँ पर रुके, इसलिए उसकी इतनी बात सुनते ही उन्होंने फौरन से कहा, मैंने कहा तुम हमारे साथ चल रहे हो रेयान, बहुत दिन हो गए। रेयान मुस्कुराता उसने अपनी मॉम की तरफ देखकर बहुत ही आराम से कहा, आई नो मॉम, आपको मेरे बिना अच्छा नहीं लगता, पर आप और डैड खुद चाहते हैं ना मैं बिजनेस को अच्छे से हैंडल करने लायक बन जाऊं, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। उसने जब ये कहा उसकी माँ उसकी बात समझ नहीं पाई, बाकी सब भी अजीब तरह से उसे देख रहे थे। तभी रेयान ने नित्यम की तरफ कदम बढ़ाए और उसकी ओर देखता हुआ बोला, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। नित्यम भाई मुझे बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, है ना बड़े मामू? उसने जैसे ही इतना कहते हुए नित्यम के डैड की तरफ देखा, दिनेश जी फौरन बोले, बात तो सही है, नित्यम के साथ तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिताली सही कह रहा है रेयान, उसे यही रहने दो। नित्यम ने नजर उठाई और उसकी तरफ देखा। रेयान उसे देखकर मुस्कुराया, उसके फेस पर आए एक्सप्रेशन देखकर ही नित्यम को समझ आने लगा था वो क्यों ऐसा कह रहा था। उसने सर झटकते हुए अपने आप में कहा, अब इसे लंबे समय तक यहाँ रहने का बहाना मिल गया है। अवनी भी ये सुनकर परेशान हो गई, वो नहीं चाहती थी रेयान यहाँ पर रुके, लेकिन उसे नित्यम की बातें याद आने लगी। उसने उसे समझाता था उसे लेकर वो परेशान ना होए। बस यही याद कर उसने खुद को संभाला और नॉर्मल होकर ही वहाँ सबके बीच खड़ी रही। मिशा ने जब रेयान की बात सुनी उसके चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, वाह ये तो बहुत चालाक निकला, यहाँ रुकने का क्या प्लान बनाया है कि किसी को कोई भनक भी ना लगे। रोहिणी जी ने भी रेयान की मां मिताली जी के सामने उसकी बात का समर्थन किया, हाँ मिताली रहने दो, हम ख्याल रखेंगे तुम्हारे बेटा का, और जब ये यहाँ से जाएगा बहुत ही काबिल बनकर जाएगा, जाते ही सारा कारोबार अपने कंधे पर संभाल लेगा। भाभी की बात सुनकर मिताली जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो परेशान हो गई। वो जानती थी उनका बेटा इस वक्त यहाँ क्यों रहना चाह रहा था और यही बात उनको परेशान कर रही थी। उन्होंने एक दबी सी नज़र अवनी पर डाली और मन ही मन में बोली, रेयान इसको परेशान करके रख देगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस लड़के का क्या करूं मैं। पता नहीं यहाँ रुक कर क्या करेगा, जरूर उसके दिमाग में अवनी को परेशान करने की ही बात चल रही है, कैसे समझाऊं इसको जो हो गया है। उसके बाद अब आगे बढ़े, वो बेहद परेशान हो गई थी। मिताली जी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। सुरेश जी भी उनकी परेशानी समझ रहे थे। उन्होंने उनकी तरफ देखकर पलकें झपकाईं और बड़े ही आराम से उन्होंने जवाब दिया, जी भाभी जैसा आप सबको ठीक लगे। अपने डैड की इतनी बात सुनते ही रेयान के चेहरे पर स्माइल बढ़ गई। वो यही तो चाहता था कि किसी भी तरह से वो यहाँ रुके, और वो हो गया था। नित्यम ने अवनी की तरफ देखा, उसने हल्की सी स्माइल के साथ उसे शांत रहने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही अवनी ने भी पलकें झपकाईं और अपने शांत होने की गंवाई दी। दोनों के बीच होती ये इशारेबाजी मिशा की आंखों से छिपी नहीं थी। ये सब देखकर अब उसे गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से अपने आप में बोली, अवनी बस चंद दिन और उसके बाद नित्यम मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। सबने साथ में ब्रेकफास्ट किया। अवनी को तैयार देखकर रोहिणी जी ने पूछा, कॉलेज आज से ही जा रही है बेटा? उनकी तरफ देखकर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ माँ। अमायरा ने इतना सुनते ही चहकती आवाज में कहा, वाओ, फाइनली आप आ रही है भाभी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अवनी ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मिशा ने खाते हुए जानबूझकर रोहिणी जी की तरफ देखकर कहा,
आंटी, आपको नहीं लगता अवनी को इस वक्त नित्यम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? उसकी बात सुनते ही मीनल जी के कान खड़े हो गए। वो नित्यम को देखने लगी। अपने हाथ पोंछते हुए नित्यम ने अपनी माँ के कुछ कहने से पहले ही बिना किसी भाव के और बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया। बहुत अच्छे से जानती है अवनी उसे कब कहाँ कितना वक्त देना है। इतना कहते हुए वो उठा और उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा, मैं अवनी को ड्रॉप करके आता हूँ। इतना कहने के साथ ही उसने अमायरा की तरफ देखा और बोला, तुम भी चलो। हाँ भाई, बस आए। वो भी उठकर जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अवनी अपना बैग लेकर बाहर निकलने लगी। इतने में उसे आता हुआ नित्यम नजर आया। उसे देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओके तो मैं चलती हूँ। वो आगे बढ़ ही रही थी कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अवनी उसके हाथ पकड़ते ही एकदम ही रुक गई। उसने रुकते ही उसकी तरफ देखा तो वो उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, मैं चलता हूँ, ड्रॉप कर दूंगा। उसके इतना कहते ही अवनी ने एक नज़र उसे देखा और सर हिला दिया। नित्यम ने ड्रेसिंग टेबल पर रखा अपना वॉलेट जेब में डाला और गाड़ी की चाबी उठाकर उसके साथ ही निकल गया। दोनों को साथ आते देखकर मीनल जी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो उन दोनों को इस तरह से साथ देखकर बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन रेयान और मिशा बुरी तरह से चिढ़े हुए बैठे थे। अवनी ने नीचे आते ही कहा, ओके बाय। रोहिणी जी ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसका गाल छुआ। इतने में अमायरा भी आ गई। वो तीनों वहां से साथ ही निकल गए। बाहर आते ही नित्यम ने अमायरा से पूछा, लास्ट सेमेस्टर के बाद? अमायरा ने इतना सुनते ही बुरा सा मुंह बनाया और चिढ़कर बोली, भैया मैं जो करना चाहती हूँ वो डैड नहीं चाहते और वो जो चाहते हैं वो मुझसे नहीं होगा। इतना सुनते ही अवनी ने पूछा, ऐसा क्या हो गया? अमायरा ने मुंह बनाया और गाड़ी में बैठते ही बोल पड़ी, भाभी डैड चाहते हैं मैं अमेरिका जाकर अपनी बिजनेस की डिग्री लूँ। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं नहीं जा सकती अपनी मम्मा को छोड़कर। इतना कहते कहते वो उदास हो गई और उसके ऐसा कहने की वजह अवनी भी समझ रही थी। वो आगे नित्यम के साथ बैठी हुई थी। नित्यम ने कार स्टार्ट करते ही कहा, बट चाचू ठीक है रहे हैं, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। इंटरेस्ट भी तो था तुम्हारा, क्या हो गया फिर? अगर चाची की बात है तो हम सब है ना उनके साथ। उसने इतना कहते ही अमायरा ने कहीं खोए हुए ही कहा, आप नहीं जानते भाई कुछ भी, मम्मा ना डैड के साथ बहुत कुछ फेस कर रही है। मैं नहीं चाहती वो अकेली हो जाए। उसकी बात सुनते ही अवनी को मीनल जी की कही बातें याद आने लगी और नित्यम ने बहन की तरफ देखा। उसे भी महसूस होता था उन दोनों के बीच कोई परेशानी थी, पर क्या ये समझ नहीं पा रहा था। अवनी और अमायरा को छोड़कर नित्यम वहां से चला गया। वो दोनों भी अंदर आने लगी। अवनी जो काफी दिनों बाद आ जा रही थी, उसे इस अवतार में देखकर सभी कुछ ना कुछ हैरान हो रहे थे। ये सब देखकर अमायरा ने दबी सी आवाज में कहा, भाभी आज तो सब आपको आंखों में ही घुसा लेंगे। अवनी ने दबी सी एक नज़र उस पर डाली और हल्का सा मुस्कुराते हुए वो वहां से आगे बढ़ गई। अमायरा जैसे ही क्लास में आई, रिद्धांत उसे देखते ही उसके पास आ गया। अमायरा ने एक नज़र उसे देखा और अपनी जगह पर ठीक से बैठते हुए अपने बैग से किताबें निकालने लगी। उसको ऐसा करते देखकर रिद्धांत ने कहा, अमायरा कुछ बात करनी है। अमायरा ने इतना सुनते ही अजीब तरह से उसे देखा। उसे जहां तक याद था उसने आज से पहले कभी भी उससे बात नहीं की थी। पिछले दिनों से वो नोटिस कर रही थी, वो उससे बात करने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसे अवॉइड कर रही थी। आज फिर जब उसने ऐसा ही किया, उसने चिढ़कर कहा, क्या है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रही हूँ। उसका ये टोन सुनकर रिद्धांत को भी गुस्सा आने लगा। वो खुद ही एक बहुत एरोगेंट इंसान था, लेकिन इस वक्त उसे उससे काम था, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। इस समय भी उसने उसकी टोन को किसी तरह से इग्नोर किया और उससे बोला, वो तुम अवनी मैम को जानती हो ना? तो मैं बस उनके बारे में पूछना चाह रहा था, मुझे कुछ काम था उनसे। अवनी के बारे में उसके मुंह से सुनते ही अमायरा का मुंह बन गया। उसे समझ आ रहा था वो क्या पूछना चाह रहा था। उसने कुछ सोचकर कहा, बता ही देती हूँ इसको मैं। उसने इतना सोचा तभी उसे ख्याल आया, आज तो अवनी आने ही वाली होगी। ये सोचते ही उसके शैतानी दिमाग में कुछ आया और वो बोली, इसे खुद देखने को भाभी को शादी वाले अवतार में, तब देखते हैं क्या करता है ये सनकी। आया बड़ा पागल आशिक। उसने अब रिद्धांत की तरफ देखकर बहुत ही आराम से मुस्कुराकर जवाब दिया, आज अवनी मैम आई है, अभी वो आती ही होंगी।
इस वक्त उसने जैसे ही इतना कहा, रिद्धांत की आंखों में चमक आ गई और वो झट से उसके साथ वाली बेंच पर बैठ गया। आरव अपने ऑफिस जा रहा था। आजकल वो एक अलग ही किस्म की उलझन के बीच फंसा हुआ था। उसने सामने देखते हुए खुद में कहा, अगर माँ को पता चला पिया को मैंने हमारे फ्लैट में रखा है तो वो तो मुझे नहीं छोड़ने वाली। वो अपने आप में ही उलझा हुआ था, लेकिन सहसा ही एक बार फिर उसे पूर्वी का ख्याल आया। उसके बारे में सोचकर वो अलग ही परेशान हो उठा। तभी उसका फोन बजने लगा। वो नंबर देखते ही उसके फेस पर फ्रस्ट्रेशन भरे भाव आ गए और वो चिढ़ता हुआ कॉल रिसीव करते ही चिल्लाया, समझ नहीं आता क्या तुम्हें कुछ डॉट। तभी उसने दूसरी तरह से जो आवाज सुनी वो सुनते ही हैरान हो गया। आरव अपने ऑफिस जा रहा था। आजकल वो एक अलग ही किस्म की उलझन के बीच फंसा हुआ था। उसने सामने देखते हुए खुद में कहा, अगर माँ को पता चला पिया को मैंने हमारे फ्लैट में रखा है तो वो तो मुझे नहीं छोड़ने वाली। वो अपने आप में ही उलझा हुआ था, लेकिन सहसा ही एक बार फिर उसे पूर्वी का ख्याल आया। उसके बारे में सोचकर वो अलग ही परेशान हो उठा। तभी उसका फोन बजने लगा। वो नंबर देखते ही उसके फेस पर फ्रस्ट्रेशन भरे भाव आ गए और वो चिढ़ता हुआ कॉल रिसीव करते ही चिल्लाया, समझ नहीं आता क्या तुम्हें कुछ डॉट। तभी उसने दूसरी तरह से जो सुना वो हैरान हो गया और उसने अपनी गाड़ी को मोड़ दिया। वहां से यूटर्न लेकर वो बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट भरे भाव साफ नजर आ रहे थे। रिद्धांत अब क्लासरूम में बहुत ही शांति से बैठ गया। जब से उसे अमायरा से बताया आज अवनी आई है, तब से उसकी नज़र हर 2 सेकंड बाद दरवाजे की तरफ चली जा रही थी और वो बार बार दरवाजे की तरफ ही देखे जा रहा था। वो उसी तरफ सामने देखकर नजरें हटा गया। तभी अवनी आई। अंदर उसके आते ही सभी की नज़र उस पर थम गई। आज वो काफी दिन बाद आई और वो भी इस तरह उसकी मांग में सिंदूर लगा हुआ था। ये देखकर रिद्धांत हैरान था। उसने अमायरा की तरफ देखा तो उसने कंधे उचका दिए और मुस्कुराते हुए सामने देखने लगी। अपनी आदत अनुसार अवनी ने अपना पर्स रखा और बुक निकालते हुए बोली, स्टूडेंट्स एग्जाम है, अब सो बी सीरियस एंड कीप क्वाइट। क्लासरूम में अब तक जो हलचल होने लगी थी वो उसकी आवाज सुनकर अब सारी बंद होने लगी। अवनी सीरियस होकर पढ़ाने में लग गई। रिद्धांत की नज़र बार बार उस पर ही चली जा रही थी। वो बार बार उसे ही देख रहा था। अवनी ने एक लंबा सांस लिया। उसकी नज़रों को वो खुद पर महसूस कर पा रही थी, पर उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। जैसे ही उसका टाइम ओवर हुआ वो वहां से चली गई। उसके जाते ही उसकी शादी की बात पूरी क्लास में चलने लगी। उसके ना आने की वजह भी अब जाकर क्लियर हुई थी। रिद्धांत को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिल तोड़कर रख दिया हो। वो बुरी तरह से दुखी हो गया था। अमायरा ने एक नज़र उसे देखा और मन ही मन में बोली, अब आएगा मजा, पता नहीं क्या समझता है खुद को। आया बड़ा समझ क्या रखा है खुद को। गधा कहीं का। भाभी अभी कुछ कहती नहीं है ना, इसलिए ज्यादा उड़ रहा है। एक बार बताएंगी तब समझ आएगी इसके। इतना बड़बड़ाते हुए वो अपना बैग लेकर वहां से निकल गई। रिद्धांत अब भी क्लासरूम में उसी तरह से बैठा हुआ था। आरव जैसे ही अपने फ्लैट में आया उसने जल्दी से आकर दरवाजा खोला और अंदर एंटर हो गया। उसने आते ही देखा पिया छटपटा रही थी। वो भागता हुआ उसके पास आया। पिया के हाथों में पट्टी बंधी हुई थी, जो देखते ही उसने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने एक नज़र उसे देखकर गंभीरता से कहा, इनका ध्यान रखिए, हाथ बुरी तरह से जल गया है, मैंने मेडिसिन लिख दी है, वो टाइम पर देते रहिए डॉट। और ये पट्टी हम 2 दिन बाद हटा देंगे, अभी जख्म गहरा है। इतना बोलकर उन्होंने एक पर्ची उसकी तरफ बढ़ाई। आरव ने एक नज़र पिया पर डाली और वो पर्ची थाम ली। डॉक्टर अब वहां से चले गए। उनके जाते ही पिया को देखकर उसने पूछा, क्या हुआ, क्या तुम्हें इस तरह से हाथ कैसे जल गया, ख्याल नहीं रख सकती अपना। उसने जिस तरह से कहा पिया की आंखों में नमी आ गई। वो उसको देखते हुए ही बोली, तुम मेरा ध्यान नहीं रखना चाहते। आरव मैं कितना मिस कर रही थी तुम्हें पता है। पिया को इस तरह से देखकर कहीं ना कहीं वो भी बेचैन हो रहा था। उसने उसे समझाते हुए कहा, बार बार मुझे कॉल क्यों करती हो। मैं तुमसे पहले भी कहा मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं मैं वो सारी बातें भूल गया हूँ जो तुमने किया। उसके बाद तुम्हारे साथ नॉर्मल रिलेशनशिप रखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है और तुम शायद भूल रही हो मेरी शादी तुम्हारी ही बहन से हुई है। उसके इतना कहते ही एक बार फिर पिया को भी याद आया वो उसकी बहन का पति भी है
और ये याद करते ही उसने अफसोस से कहा, यही तो प्रॉब्लम है ना। पर आरव, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? हम साथ रहने के लिए बने थे, हमारी शादी होने वाली थी और तुम ही मुझे छोड़कर गई थी। उसने जैसे ही ये याद किया, उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव भी साफ नजर आने लगे। पिया को दर्द में देखकर उसने अब खुद को शांत किया और वो बहुत ही आराम से बोला, इस वक्त तुम मेरे साथ पुरानी कोई भी बात को लेकर बात मत करो। मैं तुमसे उसे बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है, मैं बोल कर देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही वो उठा, पिया ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसके इतना कहते ही उसने आंखें भींच ली। एक वक्त था जब वो खुद हमेशा उसके पास रहना चाहता था, पर आज जब वो उसके पास थी उसे अजीब सा लग रहा था। वो उसकी तरफ देखते ही पलटा और उसके पास बैठा कि पिया ने उसके कंधे पर सर टिका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव के कंधे पर सर टिकाते हुए उसने बहुत ही आराम से कहा, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था ना, मैंने सब खराब कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं अपने करियर के बारे में सोचकर बस थोड़ी देर के लिए गई थी और सब कुछ गलत हो गया। मेरे पापा ने जबरदस्ती पूर्वी की शादी तुमसे कराई, वरना वो तुमसे कभी शादी नहीं करती। उसे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। उसकी बातें सुनकर आरव के जहन में पूर्वी का ख्याल आया और एक पल को उसे लगा ये सब कुछ जो हो रहा था वो गलत था। इतना एहसास होते ही वो पिया से दूर होने लगा, लेकिन उसके कंधे पर अपना हाथ टिकाते हुए पिया ने कहा, प्लीज आज मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसके इतना कहते ही उसने एक लंबा सांस लिया। ये सब कुछ याद कर उसे अजीब सा लगने लगा था। पूर्वी का ख्याल बार बार उसे आ रहा था और उसी वजह से वो परेशान होता जा रहा था। नित्यम की शादी की अनाउंसमेंट का पता इनाया को उसकी रिसेप्शन से हुआ और उसके बाद से उसका मूड खराब हो गया था। वो मुंह बनाए ऑफिस में घूम रही थी। आज भी जैसे ही नित्यम ने उसे अपने केबिन में बुलाया, उसने देखा उसका मुंह बना हुआ था। ये देखकर उसने एक नज़र उसे देखते रहने के बाद लैपटॉप में देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ मिस इनाया, आपकी तबीयत ठीक है? उसने जब इस तरह से पूछा तो वो हड़बड़ा गई और उसने झट से जवाब दिया, हाँ सर, मुझे क्या हुआ? नित्यम ने इतना सुनते ही उसकी तरफ देखा तो वो खुद में बड़बड़ाई, दिल तोड़कर पूछते हैं, दर्द तो नहीं हो रहा? बेरहम कही के उसने मुंह बनाया और जैसे ही उसे याद आया नित्यम की नज़र उस पर ही थी, वो मुस्कुरा दी। आरव कुछ देर तक पिया के साथ रहा। आज वो ऑफिस भी नहीं जा पाया। उसकी माँ ने शाम को उसे वक्त पर आने को कहा था। ये बात याद आते ही वो सीधा घर जाने के लिए निकल गया। इस वक्त वो खुद को उलझ में महसूस कर रहा था। ये सब उसके लिए एक बहुत बड़ी कशमकश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है या उसे क्या करना चाहिए था। वो अपनी ही उलझन में गुम सा था और इसी तरह से वो घर पहुंचा। जैसे ही वो अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर गया, उसने देखा हॉल में ही उसकी माँ सुनंदा जी के साथ पूर्वी बैठी हुई थी। वो उनसे बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आरव पर पड़ी वो खामोशी से उठकर खड़ी हो गई। सुनंदा जी ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उन्होंने आरव को देखा। उसे देखते ही वो बोली, आज था कहाँ तू? इतना सुनते ही आरव के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। खुद को नॉर्मल रखते हुए उसने कहा, काम ही कर रहा था माँ। उसकी इतनी बात सुनते ही उसकी माँ ने कहा, आरव मैंने कॉल किया था, तू ऑफिस में नहीं था तो कहाँ था तू? मैं यही पूछ रही हूँ। उसकी माँ को कैसे पता ये बात? सोचते ही आरव के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या जवाब दें। और ये सब देख रही पूर्वी ने नजरें झुका ली। आरव ने बहाना बनाया, माँ वो नित्यम से मिलना था, वहाँ टाइम लग गया। उसकी ये बात सुनते ही उसकी माँ उसे घूरने लगी। उनको बेटे पर कुछ खास यकीन नहीं हो रहा था। पूर्वी ये सब देखते हुए रसोई की तरफ चली गई और आरव आकर अपनी माँ के पास बैठ गया। सुनंदा जी ने उसे समझाते हुए कहा, देख आरव, मैं बहुत ही गंभीरता से कह रही हूँ, मेरी एक बात सुन ले। मेरे घर की बहू और तेरी पत्नी पूर्वी है तो उसका ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है। कभी कभी उसके बारे में भी सोच लिया कर। आरव जैसे जैसे ये सुन रहा था उसे पिया का ख्याल आ रहा था। वो जो कर रहा था वो गलत था। इस बात का एहसास कर उसे अब और भी बुरा सा महसूस होने लगा। वो गहरी सांस भरते हुए बोला, मेरे सामने तो कुछ बोलती नहीं है और मेरे जाते ही आपके सामने मेरी बुराइयां करने लगती है। अपने बेटे की इतनी बात सुनते ही सुनंदा जी ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा,
कभी भी वो तेरे बारे में कुछ नहीं कहती, तेरी शिकायत तो कभी नहीं करती, तेरी हालत भी समझती है, बहुत ख्याल रखती है तेरा। तू ही है एक जो उसे नहीं समझ रहा है। बहुत अच्छी बीवी मिली है तुझे, कद्र कर उसकी, और भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ये सोच ले तेरे साथ जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है। मैं तो यही मान कर चल रही हूँ, इससे अच्छी लड़की तुझे कभी मिल ही नहीं सकती थी। अपनी माँ की बातों को सुनकर वो तंज से मुस्कुरा दिया। माँ, वो आपकी पसंद बन गई, इतना काफी है। मैं सास हूँ उसकी, तू पति है, समझा, पहले तुझे उसका ख्याल रखने की जरूरत है। सुनंदा जी ने एक बार फिर कहा। अपनी माँ की बातें सुनकर एक तरह आरव को पिया का ख्याल आता तो दूसरी तरह पूर्वी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे किसके बारे में सोचना चाहिए। पूर्वी उसके लिए कॉफी लेकर आ गई। उसने कॉफी मग टेबल पर रखा ही कि आरव ने तंज से कहा, बहुत बनावटीपन नहीं है तुम्हारे अंदर। बेटे की इतनी बात सुनते ही सुनंदा जी उसे घूरने लगी, जबकि पूर्वी खामोश खड़ी थी। आरव ने कॉफी मग उठाया और तभी उसका फोन बजने लगा। नंबर देखते ही वो उठकर साइड हो गया। उसको इस तरह से जाता देखकर पूर्वी ने अपने आप में कहा, पता नहीं आजकल किसका कॉल आ रहा है जो वो इस तरह से बिहेव करते हैं। ऐसे तो किसी से भी सामने बात करते हैं। उस दिन भी कहीं दीदी, एकदम ही उसे अपनी बहन का ख्याल आया और वो ये सोचते ही घबरा गई। पूर्वी आरव लिए कॉफी लेकर आ गई। उसने कॉफी मग टेबल पर रखा ही कि आरव ने तंज से कहा, बहुत बनावटीपन नहीं है तुम्हारे अंदर। बेटे की इतनी बात सुनते ही सुनंदा जी उसे घूरने लगी, जबकि पूर्वी खामोश खड़ी थी। आरव ने कॉफी मग उठाया और तभी उसका फोन बजने लगा। नंबर देखते ही वो उठकर साइड हो गया। उसको इस तरह से जाता देखकर पूर्वी ने अपने आप में कहा, पता नहीं आजकल किसका कॉल आ रहा है जो वो इस तरह से बिहेव करते हैं। ऐसे तो किसी से भी सामने बात करते हैं। उस दिन भी कहीं दीदी, एकदम ही उसे अपनी बहन का ख्याल आया और वो ये सोचते ही घबरा गई। आरव बात करके कुछ देर बाद जैसे ही आया, उसकी नज़र पूर्वी पर पड़ी। वो उसे जांचती हुई नज़रों से देख रही थी। उसके ऐसा करते ही उसने नजरें चुराई और एक बार फिर कॉफी के साथ बिजी हो गया। आरव ने आज उसके देखने पर उसे घूरा नहीं, बल्कि वो उससे नजरें चुरा गया। ये बात पूर्वी को हैरानी में डाल गई और उसे जो शक हो रहा था वो पक्का होने लगा। क्या पिया उसके टच में होगी? ये ख्याल आते ही एक अजीब सी बेचैनी उसे महसूस होने लगी। वो इस वक्त कुछ तय नहीं कर पा रही थी, पर उसे अब कहीं ना कहीं आरव की हरकतों पर शक हो रहा था। जब से वो शादी कर उसके घर आई थी, आरव का व्यवहार उसके साथ अजीब सा था। ना वो कभी ढंग से उससे बात करता था, ना वो एक नज़र उसकी तरफ देखता था, ना वो उससे बात करता था। अब उसका व्यवहार उसके प्रति कुछ बदल गया था। पहले वो उस पर गुस्सा तो करता था, मगर अब उस पर बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देता था। आरव को पूर्वी देख रही थी, उसके बावजूद उसने उसे कुछ नहीं कहा। ये बात उसे उलझन में डाल गई। वो उलझी हुई सी थी, तभी आरव उठा और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आरव के जाते ही सुनंदा जी ने कहा, जा देख बेटा उसे और फिर आना दोनों साथ डिनर के लिए। सास की बात सुनकर वो उसके पीछे तो चली आई, पर घबरा भी रही थी कहीं उसे देखते ही वो गुस्सा ना हो जाएं। आरव कमरे में आ गया। जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा पीछे पूर्वी थी। पूर्वी को घूरते हुए उसने कहा, पीछे क्यों पड़ी हो? उसके इतना कहते ही पूर्वी बेचारी ने अपनी नजरें झुका ली। उसे समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। उसने धीरे से कहा, वो माँ जी ने कहा था। उसकी बात सुनते ही आरव उसे घूरता हुआ बाथरूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही पूर्वी ने एक लंबा सांस लिया। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने अपने आप में ही कहा, ये जरूर कुछ तो छिपा रहे हैं, कोई बात है जो उनको परेशान कर रही है, पर मुझे तो बताएंगे नहीं। उसने इतना कहा ही था कि इतने में कपड़े बदलकर आरव बाहर निकल आया। उसके आते ही पूर्वी ने धीमी आवाज में कहा, एक बात पूछनी थी। उसके इतना कहते ही आरव ने एक नज़र उसे देखा और बिना किसी भाव के उसने जवाब दिया, बोलो अब क्या है? पूर्वी समझ नहीं पा रही थी उसके मन में जो बातें आई थी उसे वो उससे पूछनी चाहिए या नहीं। यही सोचते हुए वो अपने आप में ही बोली, क्या करूं? उसे अपने आप में बड़बड़ाते हुए देखकर आरव ने एक बार फिर कहा, क्या हुआ, बोलोगी? आरव की बात सुनते ही वो कांप गई। उसने उसकी तरफ देखा और डरते डरते हुए कहा, आप क्या दीदी से मिले हैं?
उसका सवाल सुनते ही आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरान सा उसकी तरफ देखने लगा। इस वक्त उसके फेस पर बिल्कुल वैसे एक्सप्रेशन थे जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसकी ये बात का जवाब देने के लिए उसने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? पूर्वी ने इतना सुनते ही उसकी तरफ देखकर कहा, वो मुझे लगा उनके पास आपके अलावा शायद कोई नहीं, तो आपको कांटेक्ट तो करेंगी। और आजकल आपका बिहेवियर भी, मेरी बातों को गलत मत समझिएगा। आरव जी पर डर लगता है। आप दोनों का प्यार शायद कभी खत्म नहीं होगा, पर मेरी जिंदगी आपसे जुड़ी है। मैं नहीं जानती मैं क्या कह रही हूँ, पर बस मन में आया। आपको ये शादी एक बोझ लग रही होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कुछ कर लूंगी, पर मैं नहीं चाहती आप मुझे छोड़ दे और मेरे माँ बाप को फिर वही सब बर्दाश्त करना पड़े। पूर्वी धीरे से बोलती जा रही थी। उसकी सारी बातें सुनकर आरव उसकी तरफ देखने लगा। अपनी बात पूरी कर वो वहां से निकल गई, जबकि आरव अपनी सोच में गुम था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो जो कर रहा था वो गलत था या सही। वो अपनी उलझन में खुद में ही बोला, क्या कर रहा हूं मैं? वो उलझ सा गया था और उसे अब बहुत ही बुरा लगने लगा। जब वो नीचे आया उसने देखा पूर्वी उसकी माँ के साथ खाना सर्व कर रही थी। उसको एक नज़र देखते रहने के बाद उसने मन ही मन में कहा, इसे शक हो रहा है मुझ पर कैसे? उसे समझ नहीं आ रहा था आज जो उसने इतनी बड़ी बात कह दी वो ऐसे ही थी या उसे वाकई शक हो रहा था। आरव आकर अपनी माँ के बगल वाली चेयर पर बैठ गया। उसको देखते ही पूर्वी अपने आप ही मन में बोली, मुझे पता है शायद मेरा शक सही भी हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या करने जा रहे हैं, पर बस भगवान करे आप मुझे ना छोड़े। उसे कहीं ना कहीं हर समय ही डर लगा रहता था, वो उसे छोड़ ना दे, ये डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रेयान और मिशा अवनी नित्यम को साथ में डिनर टेबल पर देखकर गुस्सा हो रहे थे। उन दोनों को जलन हो रही थी। डिनर के बाद अवनी जैसे ही उठी अमायरा ने हंसते हुए कहा, पता है भाई आज क्या हुआ? उसको इस तरह हंसता देखकर सब उसकी तरफ देखने लगी। अवनी को भी समझ नहीं आया वो किस बारे में बात कर रही थी। उसने अब अपनी हंसी रोकते हुए कहा, पता है आपको इतने खूबसूरत होने के भी अलग ही नुकसान है। अवनी भाभी के साथ यही हो रहा है। हमारे क्लास में एक रिद्धांत है, वो इतने दिनों से पागल हुआ जा रहा था उनके ना आने से। आज जब भाभी इस तरह से गई, बेचारे के दिल से अरमान बह निकले। वो पागल लग रहा था आज, उसके बाद उसने कोई क्लास ही नहीं ली, गायब हो गया। इतना सुनते ही अवनी ने अजीब सा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। वही रोहिणी जी ने ये सुनकर सर हिलाते हुए कहा, आजकल के बच्चे भी ना कुछ समझते ही नहीं हैं। उनकी बात से हाँ में हाँ मिलाते हुए नरेन ने कहा, होते हैं कुछ अजीब से। अवनी ने मुंह बनाकर कहा, क्या बताऊं भाई, मुझे आज तक ऐसा कुछ फेस करने की आदत नहीं थी। वो अजीब सा स्टूडेंट है, बस इग्नोर ही करती हूँ। नित्यम ने कुछ रिएक्ट नहीं किया मगर वो बार बार अवनी को देख रहा था। मिशा ने नित्यम की तरफ देखा और जानबूझकर बोली, कुछ लोगों की आदत होती है अटेंशन की। अवनी ने इतना सुनते ही उसकी तरफ देखा तो उसने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, वो उसी स्टूडेंट की बात कर रही थी, मैं अटेंशन सीकर होगा। उसके इतना कहते ही अमायरा बोल पड़ी, वो शायद ऐसा ही है, इट्स ओके, पर आज उसके एक्सप्रेशन देखकर मुझे बहुत मजा आया। राकेश जी उठे, वो जा ही रहे थे तभी सत्यम ने कहा, डैड कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप और मॉम आएंगे ना? राकेश जी ने जैसे ही इतना सुना एक नज़र पत्नी को घूरा और बोले, मुझे काम रहेगा, अपनी माँ को लेकर जाना। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ गए। ये देखते ही सत्यम उदास हो गया और दिनेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाएंगे तुम्हारे पापा, मैं बात करता हूँ। इतना कहकर वो वहां से अपने भाई के पीछे निकल गए। अवनी ने ये सब देखकर अमायरा और मीनल जी की तरफ देखा। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर उदास हो गई। अवनी को समझ आ रहा था और उसे मीनल जी के लिए बुरा भी लग रहा था, पर वो खुद काम में लग गई। उनके किचन में जाते ही अवनी उनके पीछे आई। उनके पास आकर उसने कहा, चाची जी आप रहने दीजिए ना, मैं करती हूँ। उसके इतना कहते ही मीनल जी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बहुत ही आराम से उन्होंने जवाब दिया, और क्या करूँगी बेटा, आदत है अब, और खुद को बहलाने के लिए कुछ तो करना ही रहता है। अपना सारा काम निपटाकर वो कमरे में आई। उनको देखते ही मीनल जी को देखते ही सख्ती से कहा, अपने बेटे को जानकर सीखती हो ना? तुम्हें तभी चैन मिलता है ना तब मुझे भाई साहब से सुनने को मिले। क्या ध्यान नहीं रखा मैंने तुम्हारी जरूरत का, जो इतने नाटक करके रखा है तुमने? वो गुस्से से बोलते चले गए। उनको इस तरह से गुस्सा करते देखकर मीनल जी ने गर्दन झुकाए धीरे से जवाब दिया,
आपके सामने की बात है, मैंने कुछ नहीं कहा। भाई साहब को डोट सत्यम बच्चा है, नहीं समझता। और तुम खुद कौन सा समझी हो जो तुम्हारा बेटा समझेगा। वो नफरत से उनको घूरते रहे। ये देखकर मीनल जी ने नजरें झुका ली। उनको अब उनके इस तरह से व्यवहार की आदत ही पड़ गई थी। वो कुछ देर तक चुप रहने के बाद बोली, शायद भूल रहे हैं, आपका भी बेटा है वो। उनके इतना कहते ही राकेश जी के चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ गए। मीनल जी ने गहरी सांस ली। खुद को शांत करते हुए वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। राकेश जी अपना गुस्सा शांत करने लगे। हमेशा की तरह आज भी मीनल जी अपने आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों में नमी थी जो बहती जा रही थी। वो अपने आप में ही बोली, कैसे समझाऊं, मेरी क्या गलती है जो मैं इतना भुगत रही हूं। अगर मेरे बच्चे नहीं होते बीच में तो कभी नहीं रहती ऐसे रिश्ते में। कहीं ना कहीं वो भी समझ रही थी उनके साथ राकेश जी का व्यवहार ऐसा ही रहेगा और यही बात हर पल उनको परेशान करती रहती थी। पूर्वी कमरे में आई। उसने जैसे ही कदम रखा आरव ने फोन जल्दी से बंद किया। उसे ऐसा करते देखकर पूर्वी मन ही मन में बोली, मेरा शक पूरी तरह से सही है। कुछ तो है जो ये मुझसे छिपा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सच में दीदी। एक बार फिर ये ख्याल उसे परेशान करने लगा। आरव ने जैसे ही फोन बंद किया अब कुछ ही सेकंड बाद उसका फोन बजने लगा। पिया का नंबर देखते ही वो उठा और जल्दी से बालकनी में आ गया। पूर्वी ये सब कुछ बहुत ही गौर से देख रही थी। उसने कुछ बात की, उसने बाद तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करता हुआ अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही पूर्वी ने शांत लहजे में सवाल किया, किससे बात कर रहे थे आप? उसके सवाल करते ही आरव ने उसकी तरफ देखा। वो चिढ़ता हुआ कुछ गुस्से से बोला, तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए। ज्यादा बीवी बनने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही उसने अपने चेहरे पर आ रही घबराहट को छिपाया और जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया पूर्वी ने उसकी कलाई पकड़ ली। आज पहली बार उसने ऐसा किया था और उसके ऐसा करते ही आरव ने गुस्से से उसे घूरा और वो उसकी आंखों में देखती हुई गंभीरता से बोली, दीदी से ही बात कर रहे थे ना आप? इतना सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। आरव ने जैसे ही फोन बंद किया अब कुछ ही सेकंड बाद उसका फोन बजने लगा। पिया का नंबर देखते ही वो उठा और जल्दी से बालकनी में आ गया। पूर्वी ये सब कुछ बहुत ही गौर से देख रही थी। उसने कुछ बात की, उसने बाद तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करता हुआ अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही पूर्वी ने शांत लहजे में सवाल किया, किससे बात कर रहे थे आप? उसके सवाल करते ही आरव ने उसकी तरफ देखा। वो चिढ़ता हुआ कुछ गुस्से से बोला, तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए। ज्यादा बीवी बनने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही उसने अपने चेहरे पर आ रही घबराहट को छिपाया और जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया पूर्वी ने उसकी कलाई पकड़ ली। आज पहली बार उसने ऐसा किया था और उसके ऐसा करते ही आरव ने गुस्से से उसे घूरा और वो उसकी आंखों में देखती हुई गंभीरता से बोली, दीदी से ही बात कर रहे थे ना आप? इतना सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, बकवास नहीं करने की जरूरत। उसने गुस्सा दिखाया था ताकि वो चुप हो जाए पर उसको इस तरह से हड़बड़ाता हुआ देखकर पूर्वी ने उसकी तरफ देखकर एक बार फिर से कहा, आप उन्हीं से बात कर रहे थे क्या? सुनना क्या चाहती हो? आरव ने गुस्से से अपना हाथ झटक कर कहा तो पूर्वी उसकी तरफ देखने लगी। वो उसकी तरफ देख ही रही थी कि आरव ने एक बार फिर गुस्से से कहा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्जाम लगा रही हो? हम? उसके इतना पूछते ही पूर्वी ने अपनी नजरें झुका ली। वो नजरें झुकाए धीमे से बोली, नहीं बस जो डर है मन में उसको लेकर। वो कह ही रही थी तभी आरव ने बीच में ही उसकी बात काटी, अपना डर अपने पास रखो और एक बात, जबरदस्ती की बीवी हो मेरी, ज्यादा हक मत जताया करो। उसने जिस तरह से कहा पूर्वी की आंखों में नमी आ गई। उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे मगर वो कुछ नहीं बोली। आरव ने कुछ गहरी सांसें ली। वो खुद को शांत करता हुआ पूर्वी की तरफ देखने लगा जो कि अब बिस्तर की तरफ बढ़कर सामान समेटने लगी थी। आज पहली बार उसने इस तरह से उसका हाथ पकड़कर उससे सवाल किया था। पहली बार उसने अपने मन का डर उसके सामने जाहिर किया था। पूर्वी खुद को सामान्य कर चद्दर ठीक करते हुए सामने देखकर बिना किसी भाव के बोली, मेरी बहन को आप हो सकता है मुझसे ज्यादा जानते हो पर 24 साल से जानती हूँ उन्हें और मुझे ये भी पता है जब भी उनको मौका मिलेगा वो सबसे पहले आपको संपर्क करेंगी और आपके ही पास आएंगी। हो सकता है मैं गलत हूँ पर आप भी जानते हैं मैं गलत नहीं हूँ। उसके इतना कहते ही आरव की नजर उस पर आ गई।
वो साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगाती हुई बेड पर बैठ गई। आरव उसे देखता रहा। उसकी बातें सुनकर उसे बुरा लग रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और अफसोस से उसकी तरफ देखा। वो पिया से मिल रहा था। ये बात अंदर ही अंदर उसे परेशान कर रही थी। पूर्वी को एक नज़र देखने के बाद आरव ने खुद को शांत करते हुए बहुत ही आराम से कहा, बात हुई क्या तुम्हारी अपनी बहन से? पूर्वी ने उसकी बात सुनी तो उसकी तरफ देखा। उसकी बात सुनकर उसने फीका सा मुस्कुराकर कहा, आप है उनके हमदर्द, मुझसे पहले आप तक ही पहुंचेगी। उसकी इतनी बात सुनते ही आरव को अजीब लगा। उसे उस पर यकीनन शक हो रहा था। ये बात उसे समझ आ रही थी। उसने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन में कहा, आई थिंक ये कुछ गलत ही एंगल दे रही है बात को। उसे जरूर लग रहा होगा मैं पिया के साथ इन्वॉल्व हूँ। वो अपना सर झटकते हुए अपनी जगह पर आकर बैठ गया। तभी नजर पूर्वी पर पड़ी। वो दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। आरव ने एक नजर उसे देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उसे सब कैसे बताएं। पिया के बारे में बताकर वो उसे कोई गलतफहमी का शिकार नहीं बनाना चाह रहा था। अगर वो बताता तब भी कौन सा वो समझती। वो बस उसकी मदद कर रहा है, ये बात कोई नहीं समझेगा। ये सोच सोच कर वो परेशान हो रहा था। वो अपनी जगह पर लेट गया। सर पर हाथ रखे वो ऊपर छत को घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दिमाग में बहुत सारी उलझन चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर वो पूरी तरह से परेशान हो गया था। जैसे ही उसने करवट बदली उसे पूर्वी नजर आई। उसने आंखें बंद कर रखी थी। एकदम शांत सा चेहरा नजर आ रहा था। वो उसे कुछ पल तक देखता रह गया। उसके चेहरे पर बाल आ रहे थे। उसके फेस को देखते रहने के बाद उसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके बालों को पीछे किया। नींद में ही पूर्वी कुनमुनाई। उसको ऐसा करते देखते ही आरव ने अपना हाथ पीछे कर लिया। पूर्वी को देखते हुए उसने मन ही मन में कहा, मैं गलत कर रहा हूँ इसके साथ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। वो परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। नित्यम अपने कमरे में बैठा था। अमायरा ने जो कहा वो बातें उसके जहन में आ गई। वो उलझ सा गया था। वो मुंह बनाए अपने आप में बोला, अजीब इंसान है। तभी उसने एक आवाज सुनी। उसने जैसे ही नजरें उठाई देखा अवनी कमरे में आ गई थी। वो दरवाजा बंद करके जैसे ही पलटी नजर नित्यम पर पड़ी। वो बेड पर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। उस पर नजर पड़ते ही अवनी ने अजीब सा मुंह बनाया क्योंकि वो बहुत ही अलग तरह से उसे देख रहा था। अवनी बेड की तरफ बढ़ते ही हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अब क्या हुआ मिस्टर शेखावत? किस सोच में गुम हो? नित्यम ने आंखें छोटी किए उसे घूरा तो वो नासमझी से बोली, क्या? अवनी उसके पास आकर चंद दूरी बनाकर बैठ गई। उसके ऐसा करते ही नित्यम ने कहा, ये रेयान कम था जो अब एक और इस लिस्ट में शामिल हो गया। उसने इतना कहा ही था कि अवनी को अब समझ आ गया उसका मुंह इस तरह से क्यों बना हुआ था। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आर यू जेलस? नित्यम ने एक नज़र उसे देखा और उसे देखते हुए ही उसने कहा, यस। उसके इतना कहते ही अवनी की आंखें कुछ हैरानी से बड़ी हो गई। उसे लगा नहीं था नित्यम इतनी आसानी से ये जवाब देगा। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, वो बस मुझे उसका प्रॉब्लम है। उसका ये जवाब सुनकर नित्यम ने उसकी तरफ जांचती हुई नजरों से देखा और कुछ पल बाद वो एकदम बोला, सही में, मगर इतनी सुंदर बीवी होने के भी अलग ही नुकसान है। जिसको देखो उसको पसंद आ जाती है। उसने एकदम ही ये बात कह तो दी थी, पर जैसे ही दोनों को एहसास हुआ उसने क्या कहा अवनी एकटक उसे देखने लगी जबकि नित्यम खामोश सा हो गया। वो इधर उधर देखता हुआ बोला, मतलब? अवनी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा। उसके ऐसा करते ही नित्यम उसकी तरफ देखने लगा। उसने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बहुत ही नर्म लहजे में कहा, इट्स ओके, मैं समझ गई। नित्यम उसकी तरफ देखता रहा। अवनी ने आगे बढ़कर उसके सीने से सर लगाया और आहिस्ता से उसकी पीठ पर अपने हाथों को रख दिया। उसके ऐसा करते ही नित्यम ब्लैंक हो गया। वो एकटक उसे देखता रहा। उसके हाथ नीचे ही थे। तभी अवनी ने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं लगता तुमसे बेस्ट कोई मेरे लिए हो सकता है। उसके ऐसा कहते ही नित्यम की धड़कनों का शोर बढ़ गया। वो ब्लैंक सा हुए उसे देखता रह गया। एक अजीब से एहसास को उसने महसूस किया जब भी वो उसके करीब होती थी। यही अनजाना सा एहसास उसे महसूस होने लगता था जो कि अभी हो रहा था।
उसने कुछ पल तक सोचते रहने के बाद बहुत ही हौले से उसकी पीठ पर अपने हाथों को रख दिया। दोनों जहां में है एक जगह जो मुझे बड़ी महफूज लगे, तेरी बाहें ये तेरी बस इतनी सी दुनिया है, मेरी बाहों में घेरे रहना, तुम मेरे हो मेरे रहना, तुम मेरे हो मेरे रहना, तुम ना होते तो दर्द ये दिल का हद से बढ़ जाता, इश्क ना करता तुम पे ना मरता तो मैं मर जाता, मेरे अंदर मुझसे ज्यादा तुम, चलो आज करो ये वादा, तुम अलविदा अलविदा कभी ना कहना, तुम मेरे हो मेरे रहना, तुम मेरे हो मेरे रहना, तुम साथ मेरा हर दम देना, तुम मेरे हो मेरे रहना। दोनों इसी तरह एक दूसरे को हग किए थे। कुछ देर बाद अब अवनी उससे दूर हुई। नित्यम ने उसे देखते हुए पूछा, आर यू फाइन? उसके इस तरह से पूछने पर अवनी ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम्हें हग करके अच्छा फील होता है? उसके इतना कहते ही एक बार फिर नित्यम की नज़र उस पर आकर थम गई, वो उसे देखता रह गया। अवनी ने बहुत ही आराम से अपनी बात उससे कह दी थी, वो ऐसी ही थी उसका बिहेवियर, वो अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगी थी। नित्यम ने एक नज़र उसे देखते रहने के बाद कहा, रिद्धांत ये लड़का है क्या चक्कर इसका? उसके इतना पूछने पर अवनी हल्का सा हंस दी। उसको हंसता देखकर नित्यम ने मुंह बनाया, जो देखकर वो अब अपनी हंसी रोकते हुए बोली, समझदार है, समझ जाएगा, अट्रैक्शन हो जाती है, इस इज नॉट अ बिग डील। उसकी बात सुनकर नित्यम ने एक राहत भरी गहरी सांस ली। ये सुनकर उसे वाकई बहुत सुकून मिला था। वो ये देखते रहने के बाद अपने आप में ही बोला, मतलब टीचर जी रेयान को छोड़कर सबके मामले में समझदार है। अवनी अब मुस्कुराते हुए अपनी साइड का पिलो ठीक करने लगी। नित्यम ने कुछ पल तक उसे देखा, वो सोने जा रही थी पर उसे अभी उससे बातें करनी थी और उसे यही बात समझ नहीं आ रही थी किस तरह से वो अवनी को रोके। अवनी जैसे ही अपने बालों को ठीक करती अपनी जगह पर आई, नित्यम ने एकदम ही सवाल किया, एक काम करोगी? अवनी ने इतना सुनते ही उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखते रहने के बाद कहा, क्या? नित्यम ने तो उसे रोकने के लिए कहा था, अब उसे समझ नहीं आया वो क्या कहें। उसने एकदम ही अब कुछ सोचकर कहा, कॉफी पियोगी? अवनी ने नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम बनाने वाले हो क्या? हम। नित्यम के इतना कहते ही वो हल्का सा हंस दी और उसने कहा, मिस्टर बिजनेसमैन ये काम तुमको आता होगा? नित्यम ने उसे आंखें छोटी छोटी करके देखते हुए कहा, जी मिस्टर बिजनेसमैन की वाइफ। अवनी इतना सुनते ही हंस पड़ी और नित्यम भी मुस्कुरा दिया। उसने उठते हुए अवनी का हाथ थाम लिया और बोला, चलो तुम्हें आज स्पेशल नित्यम स्टाइल कॉफी पिलाता हूँ। पिया अब भी जाग रही थी। नींद उसकी आंखों से दूर थी। आरव ने जो कहा था वो उससे मिलने नहीं आया, पर वो उससे बात कर रहा था। अभी भी वो उसी के बारे में सोच रही थी। कुछ सोचते हुए उसने अपने आप में कहा, मुझे तुम चाहिए किसी भी तरह, अगर तुम हो तभी मैं हूँ। कुछ करना होगा ताकि मैं परमानेंट होकर तुम्हारी लाइफ में आ जाऊं। हाँ, मैं ये करके रहूंगी, तुम मुझे चाहिए अब। उसके चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सा जुनून। अवनी का हाथ थामे नित्यम नीचे आ रहा था, तभी उन दोनों की नज़र मिशा पर पड़ी जो कि अभी नीचे से ही आ रही थी। उन दोनों को देखते ही उसके कदम ठहर गए। वो उन दोनों को देख ही रही थी, तभी नज़र उनके हाथों पर पड़ी। नित्यम ने अवनी का हाथ थाम कर रखा हुआ था। ये देखते ही मिशा का चेहरा सख्त हो गया। उसने किसी तरह अपने फेस पर आ रहे एक्सप्रेशन को छिपाया और जबरदस्ती की एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आई। अवनी ने उसे देखा तो वो रुक गई, जबकि नित्यम ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया। वो उसका हाथ थामे आगे बढ़ गया। अवनी को अजीब सा लगा, मिशा एक अलग ही अंदाज में उसे देख रही थी। दोनों नीचे आ गए। उसे लेकर नित्यम किचन की तरफ बढ़ गया। मिशा ऊपर कॉरिडोर में खड़ी उन दोनों को ही देख रही थी। उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर अंदर ही अंदर वो बुरी तरह से गुस्सा हो रही थी। नित्यम ने किचन में आते ही अवनी का हाथ छोड़ते हुए कहा, अब तुम यहाँ बैठो। अवनी मुस्कुराई। उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कोई हेल्प नहीं चाहिए? नित्यम ने आंखें छोटी किए उसकी तरफ देखा और फिर कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद उसने कहा, नहीं तुम बैठो यहाँ। उसके इतना कहते ही अवनी मन ही मन में मुस्कुराई। वो अब प्लेटफॉर्म पर एक तरफ बैठ गई। नित्यम को उसने देखा, वो अपने काम में लग गया था। कप निकालकर रखते हुए उसने बर्तन निकाला। उसे इस तरह से काम करते देखकर अवनी ने कहा, मुझे लगा नहीं था तुम्हें ये सब आता होगा। नित्यम ने ये सुनकर एक नज़र उस पर डाली और तिरछी सी नज़र उस पर डालते हुए उसने कहा, जज बहुत जल्दी करते हैं लोग। अवनी ने ये सुनकर हंसते हुए कहा,
अरे नहीं यार, तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी होगी ना, तो मुझे यही लगा। नित्यम अपने काम में लगा हुआ उसे देखता हुआ मन ही मन मुस्कुरा दिया। अवनी उसके साथ मुस्कुराते हुए बातों में लगी थी। मिशा रसोई के बाहर उन दोनों के हंसने की आवाज सुन रही थी। वो दोनों आपस में बातों में लगे हुए थे। अवनी लगातार नित्यम को ही देख रही थी, जिसने कॉफी मग में कॉफी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। कप थामते हुए उसने कहा, फाइनली देखते हैं मिस्टर शेखावत के स्टाइल की कॉफी। उसके इतना कहते ही नित्यम हल्का सा हंस दिया। उसने दूसरा कप हाथ में लिया। दोनों ने कॉफी की एक सिप ली। अवनी ने इम्प्रेस होते हुए कहा, वाह, मुझे लगा नहीं था इतनी अच्छी कॉफी बना लेते हो तुम। नित्यम ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, पर वो कुछ नहीं बोला। अवनी ने एक घूंट कॉफी मुंह में भरते हुए एक बार फिर से कहा, क्या तुम्हें खाना बनाने आता है? नित्यम इतना सुनते ही मुस्कुराया। क्यों, बनवाने का इरादा है? सोच रही हूँ। अवनी ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कहा। तो ये सुन नित्यम ने तुरंत उसे घूरते हुए कहा, वाह, तुम तो अभी से हस्बैंड पर पूरा कंट्रोल लेने लगी मैडम। अवनी ने इतना सुनते ही मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और एकदम ही वो बोली, तो हस्बैंड मेरा है। उसने एकदम ही ये कह दिया, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ वो उसे देखने लगी, वही नित्यम की धड़कनें सामान्य से तेज हो गई। वो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में झांकते हुए उसने बहुत ही गहरी आवाज में कहा, हम तुम्हारा ही हूँ। उसके इतना कहते ही अवनी की झुकी हुई नजर उस पर आ गई। उसने एक बार फिर नजरें झुका ली। नित्यम उसे देखता हुआ मुस्कुराया। उसके होठों के ऊपर लगी कॉफी को देखकर उसने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे साफ किया। उसके ऐसा करते ही अवनी ने नजर उठाई। उसने उसको देखते ही धीरे से कहा, वो मैं बस गलती से वो मुंह से। वो कितना नर्वस थी वो साफ समझ आ रहा था। उसके होठों पर उंगली रखते हुए नित्यम ने बहुत ही नरमी से कहा, श्श, अच्छा है, हक जताओगी तभी तो फील होगा शादीशुदा हूँ, वरना भूल जाता हूँ। उसने जिस तरह से कहा, अवनी की शांत हुई धड़कने ने तेजी है शोर किया। उसने उसकी तरफ देखा तो नित्यम मुस्कुराया। उसकी उंगली अब भी उसके होठों पर थी और दोनों की नजर एक दूसरे पर टिकी हुई थी। अवनी ने अपने होठों को दबाया तो नित्यम ने अपना हाथ पीछे कर लिया। वो इधर उधर देखती हुई बोली, कुछ भी बोलते हो तुम? नित्यम ने मुस्कुराते हुए उसकी दोनों बाहों को पकड़ा। उसका ध्यान अपनी तरफ करके उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं बोला। तुमने पहले क्लियर किया था, मैंने अब कर दिया। मुझे नहीं बुरा लगता जब मेरी बीवी मुझ पर हक जताए। उसके इतना कहते ही अवनी एकटक उसकी तरफ देखने लगी। मिशा बाहर खड़ी उन दोनों को ही देख रही थी। उन दोनों को इतने पास देखकर, इस तरह से एक दूसरे से बातें करते देखकर उसे मन ही मन में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़ती हुई बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नित्यम के साथ? वो आखिर में गुस्से से मन ही मन में चीख सी उठी थी। वो गुस्से से वहां से चली गई। अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी लाइफ में कभी कोई नहीं रहा, पर मेरी लाइफ में था। वो अब भी परेशान कर रहा है। तुम्हें बुरा लगता होगा, शायद लगना चाहिए, पर मुझे नहीं लगा, क्योंकि जिसकी जिंदगी में मैं हूं वो अब मेरी है। इतना काफी है मेरे लिए। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए ही कहा था, पर उसकी बात सुनकर अवनी ब्लैंक हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, मैं शायद तुम्हें। वो इतना कह ही रही थी कि तभी उसने उसकी बात काटी, मैंने कब कहा प्यार करता हूं मैं तुमसे? इतना सुनते ही अवनी हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखने लगी और नित्यम मुस्कुराया, बीवी जी गलत बहुत सोचती है आप सबके बारे में। अवनी ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए बहुत ही आराम से जवाब दिया, क्या घूर क्यों रही हो? उसके इतना कहते ही अवनी ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा। नित्यम मुस्कुराया। अवनी के करीब होकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसने पीछे करते हुए बहुत ही आराम से कहा, क्या बुरा लगा? ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। उसने जिस तरह से प्यार से उससे बात की ये कहा, अवनी की नजर अपने आप झुक गई। अवनी की झुकी हुई आंखों में देखते हुए उसने एक बार फिर बहुत ही नर्म लहजे में कहा, मिसेज शेखावत खुद को समझा लीजिए पहले, तब मुझे समझाइएगा इस रिश्ते में आप क्या चाहती है? उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थी, जिसका स्पर्श उसे बेचैन कर गया। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गई और सांसें अपने आप बढ़ने लगी। नित्यम एकटक उसे देखता रहा। उसको इस तरह देखकर एक पल को उसकी सांसें भी रुक सी गई थी। वो एकटक उसे देखते हुए कहीं खो सा गया था। नित्यम को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल सी महसूस हुई। उसके आहिस्ता से अवनी के गाल पर हाथ रखा।
उसके हाथों का स्पर्श पाते ही अवनी ने झट से अपनी आंखें खोली तो उसका चेहरा नजर आया। दोनों की आंखें आपस में उलझ सी गई। वो दोनों इसी तरह टकटकी लगाए एक दूसरे की आंखों में देखने लग गए। अवनी ने कांपते हुए लबों के साथ धीरे से कहा, वो हम। नित्यम उसकी आवाज सुनकर एकदम ही होश में आया। उसने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कुछ दूर हो गया। सिचुएशन कुछ ऑकवर्ड होने लगी, दोनों ही इधर उधर देख रहे थे। अवनी स्लैब से उतरी कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ा। उसका पैर स्लिप हो ही रहा था कि नित्यम ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। एक बार फिर दोनों की नज़र एक दूसरे पर आ रुकी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते जा रहे थे। खिड़की हवा से जैसे ही बंद हुई, तेज आवाज से उन दोनों का ध्यान भी एक दूसरे से हटा। अवनी हड़बड़ाकर झट से खड़ी हुई। नित्यम ने जल्दी से वो कॉफी मग उठाया, उसके बाद सिंक की तरफ बढ़ गया। वो हड़बड़ाकर जल्दी से कॉफी मग साफ करने लगा। अभी अभी जो हुआ वो सोच वो बुरी तरह से उलझ सा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसने इस तरह से क्यों रिएक्ट किया। अवनी जब भी उसके पास आ रही थी, ये अजीब सा एहसास उसे क्यों महसूस हो रहा था। वो खुद को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस कर रहा था। अवनी ने उसे देखा। कुछ पल तक वो खड़ी रही, उसके बाद उसे देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी ये आसपास हो इतना घबराने क्यों लगती हूँ। कंफर्टेबल भी इसी इंसान के साथ हूँ और इसी के साथ इस तरह से बिहेव करती हूँ जैसे। हाँ अवनी, तू ना पागल हो गई है और ये जरूर सोच रहा होगा मैं कैसी हूँ जो इस तरह से उसको देखती रह जाती हूँ। अवनी ने अजीब तरफ से उसे देखा। नित्यम जैसे ही पलटा अवनी नजर आई। उसने उसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, सॉरी, इंटेंशनली नहीं हुआ कुछ, आई थिंक आई वाज कम्प्लीटली लॉस्ट। अवनी समझ रही थी अभी जो हुआ उसके बाद वो भी नर्वस होगा। उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो हल्का सा मुस्कुरा दी और उसने बहुत ही आराम से कहा, इट्स ओके, कमरे में चले। नित्यम ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो दोनों आगे बढ़ गए। अपनी अपनी ऑकवर्डनेस दोनों ही छिपाने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे ही एक दूसरे पर नजर पड़ती जो अभी किचन में हुआ वो सब याद आने लगा। आरव ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। कल रात पूर्वी ने जो कहा था वो बातें उसके दिमाग से जा नहीं रही थी। वो इन्हीं बातों के बीच उलझा हुआ था। उसके मन में उसे खोने का डर था कहीं पिया वापस उसकी जिंदगी में आ जाए, और वो अब सच में उसकी जिंदगी में आती जा रही थी। अपने बालों को ठीक करके उसने ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। पूर्वी उसका ब्रेकफास्ट लिए कमरे में आ गई। वो इस वक्त आई ही थी। उसने देखा आरव का फोन बज रहा था। एक नज़र उसका फोन देखकर उसने आरव की तरफ देखा जो बहुत ही जल्दी में अपने फोन तक आया, और नंबर देखते ही उसके फेस पर अब जाकर नॉर्मल एक्सप्रेशन आ गए थे। पूर्वी ये सब नोटिस कर रही थी। उसने एक नज़र उसे देखा और बोली, आपका नाश्ता। आरव ने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए बिना किसी भाव के कहा, बस चाय लूंगा, ले जाओ वापस। आरव ने आकर चाय का कप ले लिया था। पूर्वी ने एक नज़र उसे फिर देखा और बिना कुछ कहे ट्रे उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। आरव रेडी होकर अब बाहर आ गया। जैसे ही वो जा रहा था उसकी नज़र पूर्वी पर पड़ी। उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं बचे थे। एक पल को वो उसे देखता रह गया। आरव अब वहां से निकल गया। पूर्वी अपने कमरे में आ गई। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाज़ा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए अपने आप में ही बोली, मैं क्या करूं? मैं कहाँ गलत हूँ? क्या गलत कर दिया है मैंने? भगवान जी, जो आप हमेशा मेरे साथ गलत करते हो, कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता? हमेशा से दीदी के किए की भरपाई करती आ रही हूँ। पहले माँ बाप ने नहीं सोचा एक बार भी मेरे बारे में, और अब मेरा पति, वो भी नहीं सोचते। उनको भी बस दीदी दिख रही है। वो आ चुकी है उनकी जिंदगी में। उसके चेहरे पर दर्द, उसकी आवाज में दर्द इस वक्त साफ नजर आ रहा था। वो रो ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। जैसे ही उसने ये आवाज़ सुनी वो झट से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। दरवाज़ा खोलते ही आरव को देखकर वो हैरान सी थी, और आरव की नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी वो अजीब तरह से उसे देखने लगा। पूर्वी अपने कमरे में आ गई। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, और दरवाज़ा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए अपने आप में ही बोली, मैं क्या करूं? मैं कहाँ गलत हूँ?
क्या गलत कर दिया है मैंने भगवान जी, जो आप हमेशा मेरे साथ गलत करते हो, कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता। हमेशा से दीदी के किए की भरपाई करती आ रही हूँ। पहले माँ बाप ने नहीं सोचा एक बार भी मेरे बारे में, और अब मेरा पति, वो भी नहीं सोचते। उनको भी बस दीदी दिख रही है, वो आ चुकी है उनकी जिंदगी में। उसके चेहरे पर दर्द, उसकी आवाज में दर्द इस वक्त साफ नजर आ रहा था। वो रो ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा बजने लगा। जैसे ही उसने ये आवाज सुनी, वो झट से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। दरवाजा खोलते ही आरव को देखकर वो हैरान सी थी, और आरव की नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, वो अजीब तरह से उसे देखने लगा। पूर्वी ने तुरंत दूसरी तरफ पलटकर अपने चेहरे पर आ रहे भाव को छिपाते हुए खुद को शांत किया। आरव अपनी फाइल लेने के लिए आया था, पर उसकी नज़र उस पर ठहर गई। वो परेशान नजर आ रही थी, और ना जाने क्यों उसका रोना उसे अच्छा नहीं लगा। वो उसकी तरफ देखने लगा। पूर्वी ने अपने फेस के एक्सप्रेशन ठीक करते हुए बाहर जाने लगी कि तभी उसके कदम एकदम ही रुके। वो पीछे पलटी तो उसने देखा आरव ने उसका हाथ थाम रखा था। ये देखते ही पूर्वी को कुछ हैरानी हुई। उसने उसकी तरफ देखा और वो धीरे से बोली, आपको कुछ काम है? आरव ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसने अब उसका हाथ छोड़ दिया। उसका हाथ छोड़ने के बाद वो बोला, रो क्यों रही हो? उसकी ये बात सुनकर वो फीका सा मुस्कुरा दी। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत में जब रोना लिखा हो तो आंखों से बहे आंसुओं से फर्क नहीं पड़ता। आरव ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। वो उसकी तरफ देखता हुआ बोला, कहना क्या चाहती हो? तंज कस रही हो? उसने ये सुनकर उसी तरह से फीके से मुस्कुराते हुए कहा, आपके सामने कुछ कह सकती हूँ मैं। मुझे पता है मेरी औकात क्या है। आरव ने दांत पीसते हुए अब उसकी बातों से गुस्सा होते हुए कहा, क्या कहना चाह रही हो? मार पीट रहा हूँ मैं तुम्हें? क्या गलत कर दिया है मैंने तुम्हारे साथ? उसने जब ये सुना तो वो चुप हो गई। आरव उसे घूरता हुआ ही एक बार फिर बोला, क्या किस बात की अकड़ दिखा रही हो तुम मुझे? समझ क्या रखा है? माँ को अपनी तरफ कर लिया तो कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है तुमको? पूर्वी उसकी सारी बातें सुनकर बोली, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आरव जी, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, आप खुद से पूछ रहे हैं। आई एम सॉरी। फिर भी पूर्वी इतना कहकर गहरी सांस भरते हुए बाहर जाने लगी, लेकिन फिर वो रुकी। उसकी तरफ पलटकर उसने कहा, आपने बस मांग भर दी, आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आप समझ नहीं सकते क्योंकि आपने कभी खुद को मुझसे नहीं जोड़ा, पर मुझे सबने जोड़ दिया है इस बात से कि आप मेरे पति हैं। इतना कहते हुए वो अब तेज कदमों से वहां से निकल गई। उसके जाते ही आरव के दिमाग में उसकी बातें चलने लगी। उसे उसके लिए बुरा लग रहा था। उसने एक गहरा सांस भरा, अपनी फाइल अलमारी से निकालकर वो बाहर निकल गया। आरव नीचे आ रहा था, तभी उसके कानों में अपनी माँ की आवाज पड़ी, आरव को कहती हूँ तुझे लेकर कहीं बाहर जाएंगे, दोनों कुछ वक्त बिताओगे, अच्छा होगा। वो पूर्वी से ये सब कह रही थी। उनकी बात का जवाब देते हुए पूर्वी ने बहुत ही आराम से जवाब दिया, माँ जी नहीं, आप उनको कुछ मत कहिएगा, वैसे ही वो बहुत परेशान रहते हैं। उनके साथ पहले ही हम लोगों की वजह से बहुत कुछ हो गया है, उनकी जिंदगी में नहीं कहिएगा आप उनको कुछ भी। आरव उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। वो उसकी तरफ देख रहा था। उसने अब भी उसकी तरफ से बोला था, वो उसकी वजह से बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी तरफ से बोल रही थी। आरव ने एक नज़र उसे देखा। पूर्वी अब रसोई की तरफ बढ़ गई। आरव उसे जाते हुए देखते रहने के बाद बोला, इसे समझना मुश्किल है मेरे लिए। आज कहीं ना कहीं उसके दिमाग में पूरे दिन यही बात चलती रही। वो पूरे समय उसी के बारे में सोचता रहा। आरव अपना ध्यान काम पर भी नहीं लगा पा रहा था। तभी उसे पिया का कॉल आया। वो इस वक्त ठीक नहीं थी, इसलिए वो उससे मिलने चला गया। अवनी शाम को कॉलेज से आई। अमायरा उसके साथ ही आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनकर कहा, भाभी आज तो बेचारा रिधांत आया ही नहीं, वो सदमे में है। उसकी बात सुनकर अवनी ने सर झटकते हुए कहा, रहने दो, उसका नाम ही मत लो, अजीब पागल इंसान है। उसकी ये बात सुनकर अमायरा हंस दी। दोनों अंदर आई तभी नजर मीनल जी पर पड़ी, जो कि अभी अपने कमरे से ही निकल रही थी। उनके चेहरे पर आई उदासी देखकर अवनी ने अमायरा की तरफ देखा। अमायरा अपनी माँ के पास आ गई। उसने उनको जैसे ही देखा, बेटी को देखकर मीनल जी मुस्कुराई।
आ गई तू। उनको इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर अमायरा को समझते देर नहीं लगी, जरूर राकेश जी ने ही कुछ कहा होगा। उसके चेहरे पर उदासी चली आई। वो बिना कुछ कहे अब उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। मीनल जी उसे अपने कमरे की तरफ जाते देखकर परेशान सी उसके पीछे आई। राकेश जी कमरे से निकल ही रहे थी कि अमायरा उनके पास आ गई। अमायरा को देखते ही उन्होंने अपने कदम रोक लिए। वो उनकी तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, डैड आपको जो प्रॉब्लम है क्लियर कर दिया करो, मॉम को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। अपनी बेटी की इतनी बात सुनते ही उनके चेहरे पर सख्त से भाव आ गए। मीनल जी अभी कमरे में आई ही थी कि तभी राकेश जी उनको घूरने लगे। मीनल जी ने बेटी की बात सुनकर तुरंत कहा, अमायरा फालतू की बहस नहीं, अपने पापा से बात कर रही हो तुम, भूलो मत। इतना सुनते ही वो भी एक बार फिर गुस्से से बोल पड़ी, तो ये क्यों भूल जाते हैं, ये अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं। बेटी की बात सुनते ही राकेश जी ने गुस्से से भरी आंखों से पत्नी को देखा। वो गुस्से में थे लेकिन कुछ नहीं बोले। अमायरा को शांत कराने की कोशिश करते हुए मीनल जी ने एक बार फिर से कहा, बकवास मत करो और जाओ अपने कमरे में। डैड आपसे बात कर रही हूं मैं। अमायरा की बात सुनते ही राकेश जी ने गहरी सांस ली और बिना किसी भाव के बोले, कहो क्या किया है मैंने इस वक्त? आपको नहीं पता? आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं। और आपको? वो इतना कह ही रही थी कि राकेश जी ने सख्त से लहजे में उसकी बात काटी। वो बात तुम्हारी नहीं है, हर बात के बीच में मत आया करो। इतना कहकर उन्होंने एक नज़र अपनी पत्नी मीनल जी पर डाली और कुछ गुस्से में वो बोले, अपनी बेटी को बात करने की तमीज सिखाओ। इतना कहते ही वो कमरे से बाहर निकल गए और मीनल जी बेटी को घूरने लगी। अमायरा समझ गई उसकी माँ अब उसी को समझाएगी, इसलिए वो चुपचाप तेज कदमों से यहाँ से निकलने लगी। तभी उसकी नज़र अवनी पर पड़ी। अवनी को देखते ही एक पल को उसके कदम ठहरे, पर फिर वो आगे बढ़ गई। अवनी पीछे खड़ी मीनल जी की तरफ देखती रह गई। राकेश जी बहुत ही गुस्से से यहाँ से निकल गए थे। आरव पिया के साथ था, उसने दुखी से अंदाज में उसके कंधे पर सर टिका दिया। उसके ऐसा करते ही आरव को अजीब सा महसूस हुआ। उसने कुछ पीछे खिसकते हुए बोला, पिया प्लीज तुम मुझे ये बताओ मुझे क्यों बुलाया है? उसे खुद से दूर होते देखकर पिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी बाह पकड़कर उसने कहा, आरव तुम भूल गए क्या, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम छोड़ दो ना पूर्वी को। डोट पूर्वी से तुम प्यार नहीं करते ना ही वो तो एक बहुत अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहती थी, पर तुम उसे नहीं समझ सकते। उसकी बातें सुनकर उसे कुछ हैरानी भी हुई, लेकिन पूर्वी का नाम सुनते ही उसने कहा, वाकई नहीं समझ सकता हूँ मैं उसे। पिया ने जैसे ही इतना सुना उसे अच्छा लगा। वो अब बोली, मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाओगे? चलो। आरव उठा तो पिया उसका हाथ थामे आगे बढ़ गई। ट्रस्ट सेंटर नाम के एक अस्पताल में पूर्वी एक कमरे के बाहर खड़ी थी। अंदर सुनंदा जी के कुछ टेस्ट चल रहे थे और वो उनके ही इंतजार में खड़ी थी। तभी उसकी नज़र आरव पर पड़ी। आरव को यहाँ देखकर उसे हैरानी हुई, लेकिन तभी उसकी नज़र पिया पर पड़ी जो उसका बाह थामे अंदर आ रही थी। उन दोनों को साथ देखकर उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। बेशक आरव के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वो उसका पति था और वो किसी और के साथ था। पूर्वी अपने आप को संभाले खड़ी रही। पिया आगे वाले डॉक्टर के केबिन में बढ़ गई। उसका ध्यान पूर्वी पर नहीं गया था, लेकिन तभी आरव की नज़र उस पर पड़ी। उसे वहां देखते ही वो हैरान सा रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वो हैरान था। पूर्वी ने अपनी नज़रें उससे हटाई। आज उसका सच्चाई से सामना हो ही गया था। आरव अब तक ये बात टाल रहा था, पर यह बात सच थी जो उसका दिल दुखा रही थी। आरव उसके पास आता हुआ बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम? पूर्वी ने बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया, माँ को लेकर आई थी और आप प्लीज जाइए उनके पास जिनके साथ आए थे। मुझे बेशक फर्क ना पड़े, पर माँ जी को बुरा लगेगा। पूर्वी इतना कहकर चेहरा फेर गई। आरव से कुछ बोलते नहीं बना, वो वहीं था। तभी सुनंदा जी बाहर आ गई। बेटे को वहां देखते ही उन्होंने सवाल किया, आरव तू यहाँ कैसे? उसके कुछ बोलते नहीं बन रहा था, वो उनको सच्चाई नहीं बता सकता था। वो कुछ सोच ही रहा था। तभी पूर्वी ने कहा, माँ मैंने कहा था ना आरव जी को फोन किया है इसलिए आ गए ये। आरव इतना सुनते ही उसकी तरफ देखने लगा। वो अब भी उसकी तरफ से बोली थी, उसने कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। पिया को वहां छोड़कर अब वो उन दोनों के साथ डर जाने के लिए निकल गया। साथ ही उसने पिया को मैसेज कर बता दिया।
घर पर आकर सुनंदा जी के आराम करने का कहकर पूर्वी किचन में चली गई। सुनंदा जी उसे जाते हुए देखकर खुश होकर बोली, इसलिए कहते हैं ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। उसकी जगह पिया होती तो कभी इतना ख्याल ना करती वो मेरा। अपनी माँ की बात सुनकर आरव उलझा हुआ सा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आज जो हुआ वो सोच सोच कर उसे बुरा लग रहा था। डिनर तक पूर्वी एक बार भी कमरे में नहीं आई। आरव डिनर कर वापस अपने कमरे में आ गया। कुछ ही देर बाद अपना काम निपटाकर पूर्वी आई। उसने कमरे में आते ही आरव को इग्नोर किया। वो जा ही रही थी तभी आरव ने सवाल किया, माँ से क्यों झूठ बोला तुमने? मैं वहाँ पिया के साथ था। जी बहुत साफ नज़र से देखा मैंने, पूर्वी ने बहुत आराम से कहा और एक पल की चुप्पी के बाद उसने एक बार फिर कहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्योंकि मैंने खुद को समझा लिया था पर माँ जी को अच्छा नहीं लगता। वो हैरान सा बस उसकी तरफ देखता रह गया। पूर्वी ने कुछ देर तक उसे देखा, उसके बाद वो फिर बोली, मुझे पता था आप दोनों एक होंगे, साथ होंगे क्योंकि उनके पास आप इकलौता सहारा है। समझती हूँ दोनों बहुत चाहते हैं एक दूसरे को, सही भी है। खैर दीदी कैसी है? आप खुश हैं ना अब तो? उसका ये सवाल करना आरव को अच्छा नहीं लगा, उसे बुरा लग रहा था। वो इधर उधर देखता हुआ बोला, एक्चुअली मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था, वो उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी तो। आरव आगे बोलता तभी पूर्वी ने शांत लहजे में ही उसकी बात काटी, आपको मुझे सफाई देने की जरूरत तो नहीं है। हमारे बीच ऐसा रिश्ता नहीं है कि मैं आपसे कुछ पूछ सकूं। रही बात मेरी बहन की तो आप तो हमेशा उनके ही थे, मुझे बुरा नहीं लगा। ऐसा कहते ही उसने खुद को बहुत मजबूत कर लिया। आरव उसे देखता रहा। वो उसको खुद को देखता पाकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आरव जी एक बात और, पहले मैंने कहा था आपको मुझे मत छोड़िएगा पर अब मैं ही कह रही हूँ, जब मन करे डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लीजिए। आपको वो मिल गया जो आपको चाहिए था। मैंने ऐसा तो नहीं कहा मैं डिवोर्स दे रहा हूँ तुम्हें। पूर्वी उसकी इस बात को सुनकर एक बार फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब प्रेमिका जीवन में आ जाए तो पत्नी का स्थान वैसे ही दूसरी औरत का हो जाता है और मैं वो नहीं बनना चाहती। इतना कहकर वो वहां से बढ़कर दूसरी तरफ आ गई। उसकी ये बात सुनकर आरव एकदम ही हैरान सा रह गया। वो इस तरह से क्यों बात कर रही थी? उसने वहीं खड़े खड़े एक बार फिर कहा, मेरी जिंदगी में नहीं, मैं बस मदद कर रहा हूं उसकी ये बात सुनकर पूर्वी उसकी तरफ पलटी। उसने बहुत ही आराम से एक बार फिर से कहा, कल तक आप बहुत नफरत करते हैं उनसे, आज मदद कर रहे हैं, कल को दबा हुआ प्यार फिर जाग उठेगा। मैं बस खुद को तैयार कर रही हूँ। आरव ने ये सुनते ही सवाल किया, तो तुम्हें लग रहा है मैं छोड़ दूंगा तुम्हें? नहीं, अपनी माँ के चलते नहीं कर सकते आप ऐसा, पर मैं आज़ाद करती हूँ आपको। जो करना है कीजिए, मुझे छोड़कर उनसे शादी कीजिए या जो भी, बस एक बात याद रखिएगा, मैं अपनी बहन जैसी नहीं हूँ। अगर आप उनके होकर रहना तो उनके होकर रहिए, मुझे आपकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं बनना। पूर्वी ने बिना किसी भाव के कहा और आगे बढ़ गई, जबकि आरव उलझ सा गया।